गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का मॉडल सेट 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग सेट 1 और सेट 2 का भी सॉल्यूशन देख चुके हैं। तो आज हम लोग सेट 3 का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीकों से। ठीक है, चलिए तो आप हमारे चैनल से बने रहे और पूरा सॉल्यूशन को अच्छा तरीका से सीखने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सो देखिए यहाँ पे कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन। रेट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग को रेट लॉ के एक्सप्रेशन में यहाँ पे हम लोग को किया गया है और यहाँ पे हम लोग को पूछा क्या है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर होता क्या है, तो हम लोग को जब भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में रहता है तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग को जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन के ऊपर जो जितना पावर रहता है, सभी पावर का सम ही हम लोग को क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कंसंट्रेशन कौन है, ए है और कंसंट्रेशन बी है। अब दोनों के ऊपर देखिए पावर में कितना कितना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ए के ऊपर कितना है 2 है और बी के ऊपर कितना है 1 है। तो इसका मतलब है कि हम लोग को ऑर्डर बराबर जो हम लोग यहाँ लिखेंगे वो ऑर्डर बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखें कि इस रिएक्शन का हम लोग को कितना रहेगा इसका ऑर्डर, तो ऑर्डर हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, राइट वन एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का एक हम लोग को एप्लीकेशन लिखना है। तो आपको तो टीचर बताए होंगे 5 इसका एप्लीकेशन, तो 5 एप्लीकेशन में से आपको जो अच्छा लगता है उसको लिखने की कोशिश कीजिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। क्या लिख देते हैं, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी। तो ये हम लोग को क्या होता है कि जो ह्यूमिडिटी जो रहता है उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो उस जो प्रक्रिया होता है वो भी किसका एप्लीकेशन होता है, तो एडजॉर्प्शन का ही होता है। बात समझ में, इसमें आप गैस मार्क्स का भी ले सकते हैं, है ना, और आप वो चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम भी लिख सकते हैं। तो इसका बहुत सारा मतलब हम लोग को 5 को इसका लिखाया गया था हम लोग को एप्लीकेशन, तो उसमें को जो भी आपको अच्छा लगता है वो लिख दीजिए। तो हम आपको लिखने के लिए यहाँ पे क्या बोले, तो कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। ठीक है ना, चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, सो देखिए राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इन, इतना जो हम लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है उसमें से आपको कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे कॉपर को निकालना है, तो कॉपर को हम लोग एक्स मान लेंगे, प्लस अमीन है, क्या चाहिए, अमीन, और अमीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है। तो 0 और इसका सबस्क्रिप्ट में कितना है 6, तो 0 × 6 कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग 0 लिख देते हैं। प्लस यहाँ पर देखिए Cl है, Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है जी, -1 चार्ज होता है। और यहाँ पे कितना Cl है, तो 3 है, तो यहाँ से 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू, अब ये देख रहे हैं न्यूट्रल हम लोग को कॉम्प्लेक्स है, तो इसी चलते समेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, तो x का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा +3, कितना हो जाएगा, +3। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखें कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया वो कितना आ गया, +3 आ गया। कोई दिक्कत, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, अब इसका हम लोग को क्या करना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है। ठीक है, तो इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, सो देखिए तो हम लोग नंबरिंग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पर देखिए हम लोग को 2 फंक्शनल ग्रुप दिखने को मिल रहा है, एक तो हम लोग को अल्किन दिख रहा है मतलब डबल बॉन्ड दिख रहा है, और एक हम लोग को OH दिख रहा है, अल्कोहल दिख रहा है। तो ये दोनों में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, OH फंक्शन ग्रुप को हम लोग दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो 1 2 3 4, कितना नंबर हो गया, 4। तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, ब्यूट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्यूट। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए अब कितना नंबर में है, तो 2 नंबर में है, तो 2 नंबर में है तो यहाँ लिखेंगे 2। और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ENE लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ENE। लेकिन यहाँ पर देखिए EN, चलिए लिख के ही बता देते हैं, यहाँ पे ENE लिखे। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है, OH है, और OH के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, AL लिखते हैं, क्या लिखते हैं, AL। और कितना पोजीशन में है, 1 पोजीशन में है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 पोजीशन में, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, AL लिखेंगे, और सॉरी OL लिखेंगे, क्या लिखेंगे, OL। तो ये AL नहीं होगा, ये क्या चाहिए, OL हो जाएगा, क्योंकि मिथेनॉल ना होता है, ये इस तरह से हम लोग को होता है। तो अल्कोहल के लिए OL लिखते हैं, और जो हम लोग को क्या रहता है, एल्डिहाइड रहता है, तो उसके लिए हम लोग AL लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो E लेटर है ये भी वोएल है, और ये O है ये भी वोएल है, तो इसी चलते हम लोग को E वाला हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी, रिमूव करना पड़ेगा। बात समझ में, तो जब भी इस तरह का वोएल है और यहाँ पे इस तरह से रहेगा, तो दोनों क्या हो जाता है, एक यहाँ से हम लोग को रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे मिल जाता है आईयूपीएसी नेम, वो आईयूपीएसी नेम आपका क्या हो जाता है, द ब्यूट 2 in 1 OL। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें क्या है,
विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसके लिए जो हम लोग को नाइट ब्लाइंडनेस के लिए जो कारण होता है, किसके कमी, कौन सा विटामिन की कमी के कारण होता है, तो हम लोग जानते हैं विटामिन ए। क्या जानते हैं जी? विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए की कमी से जब हम लोग को हो जाता है तब हम लोग को क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस का हम लोग को प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो राइट एनी वन यूज ऑफ पीवीसी। तो यहाँ पर हम लोग को पीवीसी का एक हम लोग को कोई भी हम लोग को लिखना है यूज। तो हम लोग बहुत सारा इसका लिख सकते हैं, तो बहुत सारा में से हम लोग को कुछ कुछ लिखना है। तो चलिए हम लोग एक ही यहाँ पे लिखने बोल रहे हैं ना, कितना लिखने बोल रहा है, एक यूज हम लोग को लिखना है पीवीसी के लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं, केबल भी लिख सकते हैं, या तो फिर वायर इंसुलेशन भी लिख सकते हैं, बहुत सारा लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या सिंपल में लिख देते हैं, सिर्फ केबल लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, केबल। तो जो हम लोग को केबल रहता है, केबल बनाने के लिए हम लोग को पीवीसी यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, गिव वन एग्जांपल ऑफ एनाल्जेसिक्स। अब यहाँ पे हम लोग को एनाल्जेसिक्स का एक हम लोग को एग्जांपल लिखना है। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, तो एनाल्जेसिक्स का जो हम लोग एग्जांपल यहाँ पे लिखेंगे, चलो हम लोग एस्पिरिन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, एस्पिरिन, क्योंकि ये हम लोग यहाँ पे आता है। बात समझ में आया? चलिए एस्पिरिन हम लोग अधिकांश हम लोग एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो ये सब हम लोग को देखने को मिलेगा। तो हम लोग को जो यहाँ पे एनाल्जेसिक्स का जो एग्जांपल हो जाता है वो क्या है, एस्पिरिन। तो इस तरह से हम लोग 7 क्वेश्चन था, 7 को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलते हैं किस पे, तो सेक्शन बी में हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट इज इतना। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, तो हाफ लाइफ पीरियड हम लोग को कैलकुलेट करना है। कौन सा ऑर्डर के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जिसका जो रेट कांस्टेंट दिया हुआ है कितना, 200 पर सेकेंड, है कि नहीं। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग को यहाँ पता होना चाहिए कि रेट कांस्टेंट किसको बोलते हैं, हम लोग के को बोलते हैं। तो के बराबर यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पे हाफ लाइफ निकालना है, मतलब कि हम लोग क्या निकालना है, टी हाफ निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे तो देखो इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया क्या क्या गया है, तो के का मान दिया गया है और बोला है कि वह रिएक्शन है हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है टी हाफ। बात समझ में आया? चलिए तो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग तो आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहता है तो उसका टी हाफ निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो 0.693 होता है। क्या होता है जी, 0.693, और अपॉन में क्या होता है, के का वैल्यू होता है। यही जानते थे आप, ये हम लोग को रिलेशन है टी हाफ निकालने का। अब इसको क्या करेंगे, तो टी हाफ का वैल्यू निकालना है तो निकाल देंगे। अब ऊपर क्या है हम लोग को वैल्यू है, तो 0.693 है, और नीचे क्या है, के का मान हम लोग को बैठाना है। के का मान कितना यहाँ पे दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, सो देखिए यहाँ पे, तो टी हाफ का वैल्यू निकालेंगे। तो आप इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 0.003465 इतना आएगा। ठीक है, अब इसको और अच्छा तरीका से अगर आप लिखना चाहेंगे तो कितना लिखेंगे, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, टी हाफ अगर लेना पड़ेगा तो इसको कितना लिखेंगे आप जी, तो इसको लिखेंगे, तो इसको लिख सकेंगे कि इसको पॉइंट को हटा देंगे इधर, तो कितना हो जाएगा आपका, तो अगर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा तो 3.465 इतना लिखेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट लाए तो इसके बदला कितना हो जाएगा, 10⁻³ और ये कितना हो जाएगा, पर सेकेंड हो जाएगा। इतना मतलब पर सेकेंड नहीं, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड ना हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऊपर रहेगा। चलिए तो ये हो गया इतना इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, यहाँ पे टी हाफ का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। ये दोनों जो टर्म है इन लोग को क्या करना है, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट में क्या है, डायलिसिस है, और दूसरा में क्या है, टिंडल इफेक्ट है। चलिए एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे डायलिसिस के बारे में। तो डायलिसिस क्या होता है, तो द सेपरेशन ऑफ इम्प्यूरिटीज फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन बाय द हेल्प ऑफ फाइन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डायलिसिस। हम लोग को बोल रहा है कि जो हम लोग को कोलाइडल सॉल्यूशन में जो हम लोग को इम्प्यूरिटी होता है, क्या चीज, इम्प्यूरिटीज जो होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें मतलब कि डायलिसिस के मदद से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं। बात समझ में? तो यही जो हम लोग को प्रोसेस होता है उसी को हम लोग डायलिसिस बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पे देखिए अच्छा से लिखा हुआ है, द सेपरेशन ऑफ इम्प्यूरिटीज फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन बाय द हेल्प ऑफ फाइन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डायलिसिस। बात समझ में? तो यहाँ पे जो हम लोग को प्रक्रिया में क्या करेंगे, तो फाइन मेम्ब्रेन जो होता है उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो इम्प्यूरिटी होता है उसको क्या करेंगे, अलग अलग हम लोग करेंगे। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, द मेम्ब्रेन यूज्ड इन डायलिसिस इज कॉल्ड डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। जो यहाँ पे मेम्ब्रेन जो यूज होता है डायलिसिस में, तो उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो डायलाइजिंग मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, और एंड द इंस्ट्रूमेंट बाय विच डायलिसिस अकर्स
इज कॉल्ड डायलाइजर। और जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का जो हम लोग मतलब कि जिसके मदद से हम लोग यहाँ पे डायलिसिस करेंगे, तो उस जो मशीन रहेगा, जो इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायलाइजर यहाँ पे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका हम लोग फिगर से यहाँ पे समझते क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग डायलिसिस के लिए यहाँ पे प्रक्रिया कैसे कैसे हम लोग करेंगे, उसका हम लोग यहाँ पे फिगर भी बनाए कैसे करेंगे। सो देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ये हम लोग को क्या है, तो यही हम लोग को है फैन मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग डायलाइजिंग मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को मेम्ब्रेन वाला है। अब ये क्या होता है मेम्ब्रेन, अब इसके ऊपर जो यहाँ पे हम लोग को क्या रखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को जो सॉल्ट पार्टिकल रहेगा, मतलब कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन रहेगा, उसको यहाँ पे डालेंगे। तो उसमें क्या रहेगा, उसमें हम लोग को सॉल्ट पार्टिकल भी रहेगा, और उसमें हम लोग को क्या रहेगा, डस्ट पार्टिकल जैसा भी रहेगा, इंप्यूरिटीज भी रहेंगे। तो जो इंप्यूरिटीज होते हैं, इंप्यूरिटीज को यहाँ पे क्या नाम दिया गया है, तो क्रिस्टलोइड बोले जाता है। क्या बोला जाता है, क्रिस्टलोइड यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, अब इसको क्या किया जाता है, सो सबसे पहले समझिए यहाँ से क्या किया जाता है, पानी को यहाँ पे सप्लाई किया जाता है। ठीक है, वाटर को यहाँ पे सप्लाई किया जाता है। तो ये क्या होता है कि ये लगातार यहाँ पे फ्लो होते रहता है, मतलब यहाँ से क्या होता है, फ्लो होते रहेगा, यहाँ पे बाहर निकलते रहेगा, यहाँ से जाते रहेगा, यहाँ से बाहर निकलते रहेगा। तो होता है क्या से, तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन लगा हुआ होता है, तो वो मेम्ब्रेन के द्वारा, और यहाँ से जो पानी जो लगातार यहाँ से बहते रहती है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके कारण यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल जो रहता है, जो इंप्यूरिटीज होते हैं, वो क्या होता है, बाहर धीरे धीरे मेम्ब्रेन के मदद से क्या होता है, बाहर निकलते रहते हैं। तो बाहर निकलते जाते हैं, वो बाहर निकलते जाते हैं, निकलते जाते हैं। तो एक समय ऐसा होता है कि यहाँ सिर्फ कैसा रहता है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग को सोल पार्टिकल सिर्फ रहते हैं, और जितने भी इंप्यूरिटीज रहते हैं, सारा का सारा क्या होता है, हम लोग को बाहर निकल जाता है। बात समझ में? चलिए, और ये मेम्ब्रेन को तो हम लोग समझ गए कि फैन मेम्ब्रेन बोलते हैं, और उसी को हम लोग डायलाइजिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया ये हम लोग को क्या है, डायलाइसिस है। बात समझ में आया ना? तो इस तरह का हम लोग को फिगर भी बना देना है। बहुत कोई क्या करता है, ये जो हम लोग इस तरह से हम लोग यहाँ पे बनाया है इसका फिगर, जो मेम्ब्रेन वाला, बहुत कोई इसको बर्तन जैसा बना देता है। तो आपको जैसा लगे वैसा आप बना दिए। ठीक है, बस ये इसको खाली डिफाइन यहाँ पे कर दीजिएगा कि ये क्या चाहिए हम लोग को, मेम्ब्रेन है। ठीक है ना? चलिए, तो इसी प्रक्रिया से क्या होता है, तो यहाँ पे जो हम लोग को कोलाइडल सॉल्यूशन में जो हम लोग को इंप्यूरिटीज होता है, तो उसको साफ करते हैं हम लोग। तो किसके मदद से, तो फैन मेम्ब्रेन के मदद से हम लोग को करते हैं। तो वही प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। तो आपको समझ में आया? चलिए, अब हम लोग का है टिंडल इफेक्ट, कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। तो व्हेन अ बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पासिंग थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन, इट गेट्स स्कैटर्ड एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। हम लोग को यहाँ क्या होता है कि हम लोग एक हम लोग क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं, पास करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन से। तो वो क्या होता है, जैसे हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लाइट जो होता है वो पूरा बीम के जैसा जा रहा था, एक साथ मतलब कि जा रहा था। तो वहां जैसे हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन में जाता है, तो वो क्या होता है, बिखरा जाता है, मतलब कि एक दूसरे से दूर दूर चला जाता है। वहां पे क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाता है। ठीक है ना? और वही प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पे टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और फिर आगे देखिए, द एंगल फॉर्म्ड बाय स्कैटर्ड लाइट इज कॉल्ड टिंडल कोन। और जो वहां पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे फिगर से आप समझिएगा तो आपको और अच्छा तरीका समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे टॉर्च जलाए, क्या किए, यहाँ पे हम लोग टॉर्च जलाए। तो टॉर्च जलाए तो सबसे पहले हम लोग पास किए किसके साथ, तो ट्रू सॉल्यूशन के साथ। तो ट्रू सॉल्यूशन में देखिए तो वहां पे क्या हुआ कि जैसे हम लोग को सीधी रेखा में जैसे हम लोग जा रहा था, बीम के रूप में हम लोग को जा रहा था, तो वैसा ही हम लोग को जो लाइट था वो हम लोग को सीधा सीधा चलते गया। लेकिन जैसे ही हम लोग को एंट्री किया किसमें, कोलाइडल सॉल्यूशन में, वो एंट्री किया, तो वो क्या हुआ, वहां जाते ही जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन में जाता है, वो क्या होता है, लाइट स्कैटर्ड हो जाता है, मतलब वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो फैल जाता है, छितरा जाता है यहाँ पे। तो यही प्रक्रिया कुछ बोला जाता है, क्या चाहिए यहाँ पे, टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है ना? और यहाँ पे देखिए, ये जो आपका मान के चलिए लाइट जो यहाँ पे सीधा आ रहा था और इधर फैलाया इधर फैलाया, तो ये जो इसके बीच में कुछ कोन तो बन रहा है ना, तो यही कोन को क्या बोला जाता है, टिंडल कोन बोला जाता है। ठीक है ना? तो आपको अच्छा तरीका समझ में आ गया कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। सो ठीक है, चलिए, कुछ नहीं होता ये कि जैसे ही हम लोग प्लेन पोलराइज्ड जो हम लोग को लाइट रहता है, तो उस बीम के रूप में जा रहा होता है पहले से। तो जैसे वह एंट्री करता है हम लोग को कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो वो क्या होता है, तो वहां पे जो लाइट जा रहा था सीधी रेखा में, वो क्या हो रहा है, तो वो हम लोग को पूरा बीम के रूप में जा रहा था, लेकिन वहां जैसे गया वो क्या हो गया, स्कैटर्ड हो गया। बात समझ में? तो वही फेनोमेना को सिर्फ हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको दोनों चीज समझ में आ गया होगा, डायलिसिस भी और आपका टिंडल इफेक्ट भी। अब देखिए इसको कैसे हम लोग लिखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 को अब यहाँ पे बोल रहा है कि राइट आईयूपीएसी नॉर्म्स, राइट फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हम लोग को आईयूपीएसी नेम दिया हुआ है, तो उसको हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला के रूप में लिखना है। तो चलिए सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या लिखेंगे, कटायन का पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो कटायनिक का पार्ट का हम लोग नाम लिखेंगे, उसके बाद अनायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, पोटेशियम, तो पोटेशियम को यहाँ पे क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका सबस्क्रिप्ट को अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि बाद में फाइनल होता है। चलिए
अब यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स पार्ट है, कॉम्प्लेक्स पार्ट को यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले क्या है, सो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। क्या है यहाँ पे, निकलेट है, तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि यहाँ पे हम लोग को क्या होगा, NI होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए लिगेंड का नाम आपका क्या है, साइनो है, तो साइनो के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो आप जानते हैं क्या लिखते हैं जी, साइनो के लिए हम लोग CN लिखते हैं। क्या लिखते हैं, CN लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए उसके पहले हम लोग को क्या लिखा हुआ है, टीट्रा लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका सबस्क्रिप्ट में कितना होगा, 4 होगा। बात समझ में आया, तो इतनी हम लोग क्या लिखे, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग फाइनल ये आंसर हम लोग को नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग को ये जो पोटेशियम ये हम लोग क्या है, तो ये हम लोग को सिंपल आयन है। क्या चाहिए, सिंपल आयन है, और सिंपल आयन जब भी हम लोग को रहता है तो उसका हम लोग सबस्क्रिप्ट को नामकरण में नहीं लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्या पोटेशियम 3 में है कि 4 है या 5 है कि इसी तरह है, तो इसका हम लोग को गारंटी नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, सही यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे, इसका सबस्क्रिप्ट में कितना होगा उसको हम लोग फाइनल आंसर में लिखेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सभी के ऊपर हम लोग टोटल चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, मतलब कैटायनिक पार्ट के ऊपर का चार्ज कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद अनायनिक ऊपर के अनायनिक में जितना चार्ज होता है उसको पूरा टोटल कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो कैटायनिक के ऊपर जो चार्ज होता है टोटल चार्ज, वो अनायनिक का सबस्क्रिप्ट बन जाता है, और जो अनायनिक पार्ट का जो मतलब ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो क्या हो जाता है, तो वो कैटायनिक का सबस्क्रिप्ट बन जाता है। कैसे, तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो +1, ये तो हम लोग को पूरा पहले से ही जान रहे हैं, है कि नहीं। चलिए इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया, +1। अब निकेल, निकेल के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो आप तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका जो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ही क्या हो जाता है, उसके ऊपर का चार्ज हो जाता है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, तो +2 चार्ज है। अब यहाँ पर देखिए इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं CN है, CN के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1, और -1 और यहाँ पे 4 CN है, तो इसका मतलब -1 × 4 कितना हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा -4 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा कितना हो जाएगा, +2 और -4 कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2। तो -2 जो है ओवरऑल कितना है, तो अनायनिक के ऊपर का टोटल चार्ज है, और कैटायनिक के ऊपर का टोटल चार्ज कितना है, +1 है। अब ये क्या करते हैं, तो हम लोग दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाते हैं, मतलब कि जो कैटायनिक वाला पार्ट में जो ऊपर टोटल चार्ज होता है वो अनायनिक का सबस्क्रिप्ट बन जाता है, और जो अनायनिक के ऊपर टोटल चार्ज होता है वो कैटायनिक का सबस्क्रिप्ट बन जाता है। तो इसका जो ओवरऑल जो फाइनल आंसर लिखते हैं वो क्या लिखेंगे, सो देखिए यहाँ पे पोटेशियम लिखे। अब इसके ऊपर कितना है, 2 है, तो 2 कहाँ आ जाएगा, पोटेशियम के नीचे सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, NI लिखेंगे, फिर यहाँ का लिखेंगे CN लिखेंगे, इसका सबस्क्रिप्ट को लिखेंगे। चलिए अब इसका सबस्क्रिप्ट में कितना हो जाएगा, देखिए इसके ऊपर कितना चार्ज था, 1 है, तो 1 को यहाँ पे लिखो या फिर ना लिखो, तो आपको को मतलब होगा क्या, नहीं। तो ये जो आपका फाइनल आंसर होता तो वो फाइनल आंसर कैसा होगा, ये होगा। तो आपको यहाँ पे सबस्क्रिप्ट कैसे निकालना होता है वो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। अब देखिए सेकंड नंबर में कैसे करेंगे, सो अब सबका नामकरण यहाँ पे लिखते हैं। कैटायनिक पार्ट में क्या है, तो यहाँ तक है हम लोग, उसके बाद अनायनिक पार्ट में सल्फेट है। चलिए तो इसको क्या लिखेंगे, ये हम लोग को कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेंटर मीटर आइटम का क्या है, यहाँ पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, CO लिखेंगे। चलिए अब हम लोग को क्या है लिगेंड का नाम में, तो यहाँ देख रहे हैं अमीन है, तो अमीन के लिए क्या होता है, तो NH3 उसका फॉर्मूला होता है। चलिए लिख दिए। अब इसके पहले देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को सबस्क्रिप्ट के रूप में क्या लिखा हुआ है, हेक्सा, तो हेक्सा का मतलब है कि इसका सबस्क्रिप्ट में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये फाइनल हो गया। चलिए कैटायनिक पार्ट हम लोग लिख लिए, अनायनिक पार्ट में आते हैं। ये क्या है, हम लोग को सल्फेट है, तो सल्फेट का हम लोग को फॉर्मूला क्या होता है, SO4 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि बहुत लोग इतना ही लिख करके छोड़ देते हैं, लेकिन इतना छोड़ना नहीं हम लोग को, क्यों, क्योंकि ये जो सल्फेट है, सल्फेट हम लोग क्या है, तो ये हम लोग को सिंपल आयन है। क्या चाहिए जी, सिंपल आयन। अब सिंपल आयन है तो इसका सबस्क्रिप्ट भी तो हो सकता है, क्योंकि सबस्क्रिप्ट अगर रहता है तो उसका हम लोग सबस्क्रिप्ट का नाम यहाँ पे लिखते हैं, का IUPAC के दौरान नहीं लिखते हैं। तो इसी चलते हम लोग को इसमें सबस्क्रिप्ट होगा कि नहीं होगा, तो उसको हम लोग को कैलकुलेट करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि तभी हम लोग को सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे, तो जैसे ऊपर निकालें, इसके ऊपर सबसे पहले कैटायनिक के टोटल चार्ज निकालेंगे और अनायनिक का ऊपर का टोटल चार्ज निकालेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज है, तो यहाँ पर देखिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3, तो इसका मतलब समझ गए इसका ऊपर कितना चार्ज होगा, +3। अमीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 0, और 0 × 6, तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। चलिए तो इस हिसाब से समझे कि कैटायनिक के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, +3 है। कितना है जी, +3। तो हम लोग यहाँ पर समझ गए कि कैटायनिक के ऊपर कितना है जी, +3 है। कितना जी, +3 है। ये हम लोग समझ गए, यहाँ पे बात समझ में आए। चलिए अब इधर देखिए अनायनिक के ऊपर सल्फेट, सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। कितना होता है, -2। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैटायनिक के ऊपर कितना टोटल चार्ज है, +3 है, और अनायनिक के ऊपर कितना चार्ज है, तो -2, तो दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कैटायनिक वाला आ जाता है अनायनिक के सबस्क्रिप्ट, और अनायनिक का चार्ज किस में आ जाता है, तो कैटायनिक का सबस्क्रिप्ट। बात समझ में आए। तो उस तरह से इसको फाइनल आंसर हम लोग को लिखना होगा। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे CO हो जाएगा। चलिए ये क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे 6 है उसका सबस्क्रिप्ट, 6 दे देंगे। अब देखिए टोटली इसका सबस्क्रिप्ट कितना हो जाएगा, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पर देखिए SO4 है, क्या चाहिए SO4। अब SO4, अब इसके ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना टोटल चार्ज है +3, तो इसका सबस्क्रिप्ट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो फाइनल आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। बात समझ में आया, इसका सबस्क्रिप्ट में आ गया ना। अब देखिए इसका अगर नामकरण भी लिखेंगे तो वो हम लोग को कोई किसी तरह का प्रभाव नहीं करेगा। बात समझ में आया। चलिए अब देखिए इसको थर्ड नंबर को कैसे डील करेंगे। सो अब यहाँ पे देखिए सेंट्रल मेटल आइटम आपका क्या है, तो निकेल है, तो यहाँ पे निकेल लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, निकेल। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका देखिए लिगेंड का नाम, तो लिगेंड का नाम यहाँ पे देख रहे हैं कार्बोनाइल है, क्या चीज है जी, कार्बोनाइल। तो कार्बोनाइल के लिए आपका क्या हो जाता है, तो सी वो हो जाता है, क्या हो जाता है जी, सी वो। अब इसके पहले क्या लिखा हुआ है, टेट्रा, तो टेट्रा कहने का मतलब इसका जो सबस्क्रिप्ट होगा वो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको ये ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी मिल चुका है, और ये क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सिर्फ यही एग्जाम्पल में क्या होता है, ये हम लोग को क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट में, क्या जी है जी, कॉम्प्लेक्स पार्ट में। तो हम लोग चाहे तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन ये एग्जांपल को अधिकांश जब देखा जाता है बुक में कहीं भी आप देखिएगा तो ये एग्जांपल आपको इसी तरह से दिखेगा। तो आप बोलेंगे ये हम लोग को कॉम्प्लेक्स पार्ट में है ही नहीं, लेकिन नहीं, ये हम लोग को कॉम्प्लेक्स पार्ट में ही है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग किससे किए, हम लोग लिगेंड का नाम से किए। तो लिगेंड का नाम कहाँ स्टार्ट होता है, तो वो हम लोग को कोऑर्डिनेशन, मतलब कि जो हम लोग का कॉम्प्लेक्स पार्ट रहता है उसी में हम लोग उसका नामकरण में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और नहीं मन है तुमने मत लगाइए। तो एग्जाम में मतलब कि जो हम लोग को बुक में दिखाई देता है वो कैसे दिखाई देता है, इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, तीनों का हम लोग यहाँ पे नामकरण को मतलब कि जो दिया हुआ था उसका हम लोग फॉर्मूला को आराम से लिख लिए। चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, सो राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, तो यहाँ पे ए और बी और सी में क्या होगा उसको हम लोग को लिखना है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक एक करके हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसको यहाँ पे रिएक्ट करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ए बनेगा। अब इसके साथ यहाँ पे CuCN के साथ रिएक्ट कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सो अब यहाँ प्रोडक्ट जो बनेगा उसको फिर रिएक्ट करवाना है H2 और Na के साथ, तो उसके साथ फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसको 3 स्टेप में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको नीचे आराम से सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग एनिलीन को NaNO2 और HCl के साथ जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो ये जो हम लोग एनिलीन होता है, एनिलीन हम लोग को बन जाता है डायजोनियम क्लोराइड में, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में ये चेंज हो जाता है। बात समझ में आया। तो ऐसा रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। चलिए N2Cl ये बन जाता है। ठीक है, चलिए अब N2Cl यहाँ पे बना, अब क्या करना है, सो देखिए ये इसमें प्लस चार्ज रहता है और इसमें माइनस चार्ज रहता है, इस तरह से भी यहाँ पे दिखाना पड़ता है। चलो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग को ए था, ये क्या चीज बन गया, ऑप्शन नंबर ए। जो हम लोग को वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में करना था वो हम लोग को इसको रिएक्ट करवाए, तो रिएक्ट कराने के बाद क्या बना हम लोग को, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड यहाँ पे बना। अब आगे फर्दर जो रिएक्शन था उसको हम लोग लिखते हैं। अब देखिए हम लोग को क्या था, सो ए जो हम लोग को बन जाता है प्रोडक्ट के बनाने के बाद फिर हम लोग को किससे रिएक्ट करवाना था, तो CuCN के साथ रिएक्ट करवाना था, और हम लोग को जो बनता है प्रोडक्ट वो हम लोग को बी बनता है। अब यहाँ पे देखेंगे एक जगह हम लोग को क्या हो गया, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हम लोग को आ गया। अब उसके साथ हम लोग को क्या रिएक्ट करवाना है, तो CuCN के साथ हम लोग को रिएक्ट कराना है। तो ये क्या होता है CuCN, तो डायरेक्ट हम लोग को बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में जो N2Cl है ये यहाँ से गायब हो जाता है और उसके जगह हम क्या जुड़ जाता है, CN जुड़ जाता है। तो ये हम लोग को बन जाएगा इस तरह का प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे हम लोग को CN जुड़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, ये हम लोग को जो बन गया है ये हम लोग को प्रोडक्ट बी बना है, क्या बना है जी, प्रोडक्ट बी। अब यहाँ से जो हम लोग को फर्दर जो रिएक्शन करवाना था वो हम लोग को फर्दर रिएक्शन जो कराना था वो क्या चीज कराना था, तो यहाँ पे हम लोग को H2 और Na था, क्या चीज था, H2 और Na। अब इसको इसके साथ रिएक्ट करवाना तो हम लोग को क्या बनेगा, तो देखिए इसको जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ समझ में आया नहीं, लेकिन आप अगर इसको डायरेक्ट कीजिएगा तो देखो ये क्या बनेगा। सो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए इसको क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए, क्या चीज, तोड़ने के लिए। आप इसको समझिए पहले, क्या जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज, साइनो जो बेंजीन लिखा हुआ है, इसका कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, कार्बन है और नाइट्रोजन है, तो ये आपस में कितना बॉन्ड बनाया है, ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। कितना बनाया जी, ट्रिपल बॉन्ड। और आप जानते हैं कि जब भी हम लोग निकेल को कहीं पे यूज कर देते हैं तो वहां पे जितना हम लोग को डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहता है वो सभी को क्या करता है, तोड़ देता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वही कर रहा है। निकेल जैसे यहाँ पे हम लोग डाल रहे तो क्या करेगा, जितने भी डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है सभी क्या करेगा, यहाँ पे टूट जाएगा, तो सिर्फ सिंगल बचेगा। तो यहाँ पर क्या टूटेगा, देखिए यहाँ पे 2 गो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों को यहाँ पे टूट जाएगा। तो क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन इधर लगेगा, 2 हाइड्रोजन इधर लगेगा। तो आपका जो मेन प्रोडक्ट जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। आप यहाँ पे देखिए, आप हमेशा निकल के बारे में ये सब सुने होंगे और जाने भी हो, और आप तो बहुत सारा रिएक्शन भी करवाए हैं। देखिए यहाँ पे 2 को, यहाँ पे सिर्फ एक को सिंगल बॉन्ड रहने देंगे, बाकी दोनों को तोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि निकल आ गया, और निकल क्या करता है, तो जितना भी हम लोग को डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहता है सभी को क्या करता है, तोड़ता है। तो यहाँ पे दोनों टूट जाएगा। तो 2 को डबल बॉन्ड यहाँ पे टूट रहा है, हम लोग को क्या करेगा, 2 का यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो जुड़ेगा। चलिए, और फिर ये इसके साथ भी 2 को टूट रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, इधर भी हम लोग को NH2 हो जाएगा।
2 गो हाइड्रोजन इधर और 2 गो हाइड्रोजन इधर। क्यों ये साथ जुड़ा? तो क्योंकि हम लोग को जैसे निकल यहाँ पे डालते हैं तो डालने के बाद हम लोग को क्या होता है कि जितना भी हम लोग को डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहता है सभी क्या करता है यहाँ पे टूट जाता है। तो यहाँ पे दोनों टूट जाएगा, तो दोनों टूट जाएगा तो 2 गो हाइड्रोजन इधर भी चाहिए और 2 हाइड्रोजन इधर भी चाहिए। बात समझ में? क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है तो बॉन्ड तो बनना भी चाहिए, तो इसी चलते यहाँ पे हाइड्रोजन हम लोग डालते हैं। बात समझ में? तो हम लोग को जो फाइनल आंसर बनता है तो वो हम लोग को प्रोडक्ट नंबर जो सी है, सी हम लोग को ए होगा और ये वाला हम लोग को बी होगा और ये वाला तो ए हम लोग को हो गया। ठीक है, मतलब कि ए नंबर में हम लोग को क्या बना, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बना, और बी में हम लोग को क्या बना, साइनो बेंजीन बना, और यहाँ पर हम लोग को क्या बना थर्ड में, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग को समझ में आ गया कि प्रोडक्ट क्या क्या बना है। सो ठीक है, चलिए तो हम लोग को 11 नंबर भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग को चलेंगे 12 नंबर में। आपको समझ में आ रहा है ना सब? चलिए ठीक है, और 12 नंबर में यहाँ पे क्या बोल रहा है सोच समझिए। डिफाइन द फॉलोइंग, यहाँ पर हम लोग क्या करना है, दो यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या, तो पेप्टाइड लिंकेज दिया हुआ है और हम लोग को क्या दिया है, तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो दोनों को हम लोग क्या करना है यहाँ पे डिफाइन करने को लिए बोल रहा है। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिफाइन। अब देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे पेप्टाइड लिंकेज की पेप्टाइड लिंकेज होता क्या है। तो देखिए इट इज एन अमाइड लिंकेज। ये क्या होता है, तो ये हम लोग को अमाइड लिंकेज होता है जो कि बना होता है कहाँ कहाँ, तो जो हम लोग को अमीनो एसिड रहता है, क्या चाहिए, अमीनो एसिड जो रहता है उसके जो फंक्शनल ग्रुप रहता है कौन कौन, तो COOH और NH2, तो वो दोनों के बीच में कैसा हम लोग को बनता है, तो अमाइड लिंकेज ये बना हुआ रहता है। तो वही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। और ये जो हम लोग को ये बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है उसमें हम लोग को क्या होता है, अमीनो एसिड के द्वारा हम लोग को क्या होता है, वाटर का रिमूवल होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज कुछ नहीं होता है, जो हम लोग को NH2 और COOH के बीच में जो बॉन्ड बनाता है वही बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, और यह कहां होगा, तो जब हम लोग अमीनो एसिड को आपस में रिएक्ट करवाएंगे वहां पे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे अमीनो एसिड 1 ले लीजिए और यहाँ पे अमीनो एसिड 2 ले लिए। अब दोनों अलग अलग है, इसी चलते यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे दिए। ठीक है, और दोनों क्या हम लोग को अमीनो एसिड ही है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो COOH है यहाँ पे मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसका जो NH2 है यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH दोनों आपस में रिएक्ट करके यहाँ पे क्या होगा, बाहर निकल जाएगा क्या चाहिए, वाटर में। और वाटर में और दोनों क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे CO आपस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा और बॉन्ड बनेगा, और वही को हम लोग क्या बोलते हैं वहां पे, पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे वहां पे था, यहाँ पे क्या था, COOH था और इसके में क्या था, NH2 था। तो एक यहाँ से H और इसका वाला OH दोनों आपस में निकल करके क्या निकल गया, इधर वाटर निकल गया, और ये दोनों आपस में क्या हो गया, यहाँ पे जुड़ जाता है। और यही जो बॉन्ड यहाँ पे बनता है उसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। हम लोग को ये जो बॉन्ड बनता है यही तो हम लोग को अमाइड लिंकेज है। क्या चीज है, अमाइड लिंकेज बन रहा है। यहाँ पे देखिए अमाइड बन रहा है और अमाइड बनता है, इसी जो बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको उसी तरह से डिफिनेशन भी लिखना है और आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह का फिगर बना करके आपको बता देना है। और ये जिस तरह से यहाँ पे हम इंडिकेट किया उसी तरह से आप यहाँ पे इंडिकेट कीजिएगा और लिख दीजिएगा कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। क्योंकि जब टीचर देखेंगे तो यहाँ पे देख लेंगे अच्छा यहाँ पे अमाइड बन रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग को वाटर भी निकल रहा है। तो ऊपर देख लेंगे कि दोनों अमीनो एसिड लिए थे उसको आपस में रिएक्ट करवाएं तो वो क्या हो गया, तो यहाँ पे हम लोग का अमाइड का फॉर्मेशन किया, और अमाइड का फॉर्मेशन जो कराता है वही बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे मतलब पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, बस इस तरह से हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना था। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अ प्रोसेस दैट चेंज the physical and biological properties of protein without changing in their chemical composition is called denaturation of protein। ये क्या बोल रहा है, यह एक हम लोग को प्रोसेस है क्या करने का, तो चेंज करता है हम लोग को जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन के हम लोग को फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को ये क्या करता है, चेंज करने का प्रोसेस होता है। लेकिन यह इसमें ध्यान देना है कि बिना जब इसका जो फिजिकल और बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज प्रोटीन का चेंज होता है वो बिना हम लोग केमिकल कंपोजिशन में किसी तरह का चेंज उसमें नहीं होता। मतलब कि ये इसका जो हम लोग को प्रोटीन होता है, क्या चाहिए, प्रोटीन जो होता है उसके हम लोग फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को तो हम लोग चेंज करते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि ये जो हम लोग यहाँ पे प्रोसेस जो करेंगे, इसको जो हम लोग चेंजिंग यहाँ पे करेंगे, तो एक बात का ध्यान देना है कि उसके हम लोग को केमिकल कंपोजिशन में किसी तरह का चेंज नहीं आना चाहिए। तो यही प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो इसका जो एग्जांपल है, एग्जांपल क्या हो जाएगा, बॉइलिंग ऑफ एग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक along with example।
इसको क्या करना है, दोनों को मतलब डिफरेंशिएट यहाँ पे करना है और दोनों को क्या करना है, एग्जाम्पल के सहित वर्णन भी करना है। ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं दोनों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए दोनों को हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर दिए हैं, दोनों का पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो पॉइंट 3 पॉइंट जो होगा यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए थर्मोप्लास्टिक का यहाँ पे पॉइंट को देखते हैं क्या है। तो इट हैव सेकेंडरी बॉन्ड बिटवीन मोलिक्यूलर चेन्स। यहाँ पे देखिए मोलिक्यूलर चेन्स के बिटवीन मतलब उन लोग के बीच में जो होता है वो कैसा बॉन्ड रहता है, तो सेकेंडरी बॉन्ड रहता है। ठीक है, और थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक रहता है इसके साथ क्या होता है, सो देखिए तो इट हैव प्राइमरी बॉन्ड, उसमें क्या होता है सेकेंडरी बॉन्ड रहता है और इसमें क्या होता है प्राइमरी बॉन्ड रहता है बिटवीन मोलिक्यूलर चेन एंड हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग क्रॉस लिंक्स। यहाँ पे हम लोग को क्या रहता है, वीक हम लोग को रहता है, क्या रहता है, वीक क्रॉस लिंक्स रहता है जुड़ा हुआ, और यहाँ पे क्या रहता है हम लोग को स्ट्रॉन्ग क्रॉस लिंक्स के साथ क्या रहता है, एक दूसरे से जुड़ा रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ये कैसा बॉन्ड बनाता है, हम लोग को प्राइमरी बॉन्ड बनाता है, लेकिन ये क्या बनाता है हम लोग को सेकेंडरी बॉन्ड बनाता है। तो सेकेंडरी बॉन्ड बनाने की वजह से ये क्या होता है हम लोग को थोड़ा सा वीक होता है, और ये हम लोग को प्राइमरी बॉन्ड बनाने की वजह से ये क्या होता है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे चर्चा करते हैं, क्या चीज है सो देखिए इट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसके पास क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हम लोग को लो होता है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी कम होता है, और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो भी क्या होता है, लो होता है। और ये जो आपका टेंसाइल होता है इसका मतलब होता है तन्यता, बात समझ में आया, इसका जो तन्यता होता है मतलब खींचने वाला जो इसका स्ट्रेंथ का जो रहता है वो भी आपका क्या होता है, लो होता है। लेकिन वही हम लोग इसमें चलते हैं, किसमें, थर्मोप्लास्टिक में, मतलब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो इट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसमें क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है, और साथ ही साथ जो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो भी क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, तो दोनों का एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। तो इधर थर्मोप्लास्टिक में क्या है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड ले सकते हैं, पीवीसी का एग्जांपल, और इसमें जो बेकेलाइट है, जो इसमें क्या चाहिए थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है इसमें क्या चाहिए, आप एग्जांपल ले सकते हैं बेकेलाइट का। ठीक है, अब चलिए इसका फिर नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे चर्चा करते हैं, वो क्या है, सो देखिए यहाँ पे ये जो होता है थर्मोप्लास्टिक, क्या चाहिए, थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो हम लोग को सोल्यूबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, लेकिन वही हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में जाते हैं तो वो हम लोग को इनसोल्यूबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, बात समझ में आया। चलिए और फिर यहाँ पे चलेंगे थर्मोप्लास्टिक में, तो उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या चाहिए, तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये जो बनता है वो किसके द्वारा बनता है, तो वो एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा क्या होता है, ये बनता है। और वही अगर हम लोग इसमें चलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में, तो ये जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अनुसार ये बनता है। ठीक है, तो ये था आपका 4 पॉइंट, चारों का पॉइंट को आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट कर पाएंगे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 13 नंबर भी डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, राइट ब्रीफली विथ वन एग्जांपल इन ईच केस। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये दोनों जो दिया हुआ है, एंटीसेप्टिक दिया हुआ और ट्रैंक्विलाइजर दिया हुआ है, दोनों को यहाँ पे डिस्कस करना है, वो भी और साथ में क्या चाहिए, एक एक एग्जांपल के सहित उसको क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए प्रत्येक को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे एंटीसेप्टिक का। तो एंटीसेप्टिक्स क्या होता है, तो द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू किल और प्रिवेंट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक क्या होता है, तो वैसा केमिकल सब्सटेंस जो क्या करता है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उत्पन्न होता है उसको क्या होता है, तो उसको रोकने का काम करता है, या तो फिर उसको खत्म करने का यहाँ पे क्या करता है, काम करता है। तो उसके लिए जो भी हम लोग को माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है उसको खत्म करने के लिए या फिर रोकने के लिए जो सब्सटेंस का यूज करते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं, उस केमिकल सब्सटेंस का नाम क्या होता है, एंटीसेप्टिक्स बोलते हैं। समझ में आया, तो उसी को हम लोग एंटीसेप्टिक बोलते हैं। अब इसका जो एग्जांपल लेंगे कि एंटीसेप्टिक का एग्जांपल क्या क्या होगा, तो जैसा कि हम लोग उसमें यूज करते हैं डिटोल, फिर क्या लिखते हैं, तो सोफ्रामाइसिन का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही पूछा था तो आप एक लिख सकते हैं, लेकिन आप याद रखिए दो, कहीं कहीं क्या बोलता है कि दो एग्जाम्पल भी देने के लिए बोलता है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कम से कम दो एग्जाम्पल को याद रखने के लिए। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक कुछ नहीं था, ये क्या होता है कि जो हम लोग को माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उत्पन्न हो जाता है, देखिए जैसे जख्म उखम नहीं हो जाता है आदमी को, तो वहां पे क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, डिटोल सब लगाते हैं। तो वो सब क्यों लगाते हैं, क्योंकि वहां जो हम लोग को उत्पन्न होने लगता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो सबको क्या करते हैं वहां पे हम लोग मारने के लिए या फिर हम लोग उसको जो रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये सब्सटेंस को हम लोग यूज करते हैं। तो इसी चलते ताकि वो हम लोग क्या होगा, उत्पन्न होना बंद हो जाएगा, तब जल्दी से जल्दी क्या होगा, हम लोग को जख्म वहां पे अच्छा तरीका से ठीक हो पाएगा। तो ये सारा चीज हम लोग यूज कर चुके हैं, लेकिन हम लोग को उसका नामकरण को पता नहीं रहता है, इसी चलते हम लोग उसको सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। बस समझ में आया। चलिए तो एंटीसेप्टिक समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, ट्रैंक्विलाइजर।
अब ये ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है, सो देखिए, द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट द स्ट्रेस और मेंटल डाइजीज आर कॉल्ड ट्रैंक्विलाइजर। ये क्या होता है, तो वैसा जो केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि ट्रीट करता है क्या किसको, तो स्ट्रेस को करता है, और मेंटल जो डाइजीज रहता है, जो दिमाग से बीमार होता है, दिमागी बीमारी जिसको रहता है और जिसको टेंशन उन्सन होते रहता है, तो उस क्या करता है, ट्रैंक्विलाइजर का दवा खा लेता है, तो उसको क्या हो जाता है, सारा कुछ ठीक हो जाता है। जैसे मान के चलो बहुत को है, बहुत स्ट्रेस में चल गया, डिप्रेशन में पहुंच गया, तो उसके लिए जो दवा का यूज किया जाता है वो क्या चीज किया जाता है, ट्रैंक्विलाइजर का ही यूज किया जाता है। तो उसका एग्जाम्पल देख लीजिए, तो एग्जाम्पल क्या क्या है, वर्नोल है, सेक्यूनल है, फिर अमाइटल है, तो ये सब आपका क्या चीज है, तो ये आपका ट्रैंक्विलाइजर का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 14 नंबर भी डिस्कस कर लिए, दोनों को, एंटीसेप्टिक को भी और ट्रैंक्विलाइजर को भी यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में आ गए हैं। चलिए इसको कैसे देखेंगे, तो द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन आर 0.02 पर सेकेंड एंड 0.07 पर सेकेंड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ EA। जो EA क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है, और हम लोग को दिया गया है log 2 का वैल्यू 0.30 और log 7 का वैल्यू दिया है 0.84 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को निकालना है, और हम लोग को दिया क्या है, रेट कांस्टेंट हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट हम लोग को दिया हुआ है। तो रेट कांस्टेंट हम लोग को दिया हुआ है और टेम्परेचर भी दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे निकालना है। ठीक है, चलिए तो कैसे निकालते हैं वो हम लोग समझते हैं। तो देखिए हम लोग को जो दिया गया है वो क्या क्या दिया गया है उसको देखिए, हम लोग को टेम्परेचर, दो टेम्परेचर दिया था, एक हम लोग को दिया था 500 केल्विन और एक दिया है हम लोग को 700 केल्विन, और हम लोग को जो रेट कांस्टेंट दिया है वो भी दिया है दो दो को। तो K1 मान लिए कितना 0.02 पर सेकेंड और K2 मान लिए किसको 0.07 पर सेकेंड को। ठीक है, अब हम लोग को ये निकालना है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग को निकालना है, और यहाँ पे हम लोग को दिया है log 2 का वैल्यू और log 7 का वैल्यू दिया गया है। बात समझ में आया? चलिए अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे, हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को जो आर्हेनियस इक्वेशन था, आर्हेनियस इक्वेशन के अनुसार जो हम लोग को रेट कांस्टेंट था, उसका जो फॉर्मूला था एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए, तो वो हम लोग को इस तरह से था, K इज इक्वल टू A और इनटू में E, और E के ऊपर में पावर में कितना होता है, EA अपॉन में RT होता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ EA निकालना है। क्या निकालना है जी, EA निकालना है, और हम लोग को दो केस दिया हुआ है, हम लोग को रेट कांस्टेंट कितना दिया है, 2, तो हम लोग को 2 केस बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, EA को निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे, तो ये तो आपका जनरल फॉर्मूला है कि जब भी हम लोग रेट कांस्टेंट निकालते हैं और उसमें आर्हेनियस इक्वेशन का यूज करके अब उसमें एक्टिवेशन एनर्जी सब का फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है K इज इक्वल टू A इंटू E और E के पावर में माइनस EA अपॉन में RT। बात समझ में आया? जिसमें से A क्या होता है आपका, तो ये आपका आर्हेनियस कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए तो ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है, और आपको 2 केस दिया था, दोनों केस को आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए बाहर केस हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, K1 के लिए निकाल लेते हैं। हम लोग 2 रिलेशन निकल जाएगा, एक हो जाएगा K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A और A के पावर मतलब A E और E के पावर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का EA और अपॉन में क्या हो जाएगा R, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग K1 के लिए निकाल रहे हैं, और दोनों के लिए क्या होगा, हम लोग को टेम्परेचर तो हम लोग को वेरिएबल ना है, इसी चलते चलिए, तो ये हो गया हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 हो गया। चलिए ठीक है, अब चलिए यहाँ पे K2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर E के पावर में क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग को इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को तो निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी, अब दोनों में क्या करेंगे, और हम लोग को इसका तो वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, K1 अपॉन में K2 हम लोग कर देते हैं, मतलब कि इक्वेशन 1 को क्या चाहिए, इक्वेशन 1 को या फिर चलिए 2 को हम लोग कर देते हैं, हाँ चलिए 2 का ही कर लेते हैं, 2/1 कर देते हैं, वैसे हालांकि 1/2 भी करते तब भी आ जाएगा, तो चलिए आराम होगा हम लोग इस तरह से 2 भागा कितना कर देंगे, तो इक्वेशन 1 से हम लोग को कर देंगे। ठीक है, तो इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, K2 अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा, K1 इतना लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इतना बटा में इतना, तो ए तो दोनों में सेम है, मतलब कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, E हो जाएगा, और E के पावर में माइनस EA और अपॉन में क्या हो जाएगा, RT2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे E हो जाएगा, और E के पावर में EA और अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे R और यहाँ पे T1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो K1 के लिए हम लोग निकाले। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद क्या होगा, सो देखिए यहाँ पे हम लोग फिर यहाँ पे लिखेंगे K2 और अपन में क्या लिखेंगे, K1 इतना लिखेंगे। चलिए बराबर, अब यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल वाला है, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, E लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को इस तरह से बन रहा है,
मतलब कि ई ए और यहाँ पे क्या बन रहा है आर टी, ये बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई ए और अपन में क्या हो जाएगा आर टी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 1 हो जाएगा। बात समझ में आया? इस तरह से हो जाएगा, आपको इस तरह खेलने आता है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए K2 अपॉन में K1 इतना लिखे। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा ई, और इसको पहले लिखते हैं इसको बाद में लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा ई ए अपॉन में आर टी 1 इतना हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा ई ए और अपॉन में क्या हो जाएगा जी आर टी 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोनों में से कुछ कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है जी ई ए अपॉन में आर, ई ए अपॉन में आर दोनों में क्या है सेम है, बस खाली T1 और T2 अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या करेंगे इस तरह से लिख देंगे K2 अपॉन में K1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ई रह जाएगा और यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है आपका, तो यहाँ पर निकल रहा है ई ए अपॉन में आर, कॉमन निकल रहा है दुइयों से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में T1 और माइनस में 1 अपॉन में यहाँ पे T2, ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे फाइनल इतना हो गया, ठीक है। अभी तक आप क्या किए, यहाँ तक हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब आगे फाइंड आउट यहाँ पे करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं लॉग, ठीक है। चलिए तो लॉग ले लेते हैं, लॉग से लेने से पहले हम लोग क्या करेंगे एलएन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं एलएन, उसके बाद लॉग में कन्वर्ट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि एलएन लेंगे तभी तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का यहाँ पे खेल कर पाएंगे, अगर लॉग ले लेंगे तो फिर तो हमको एलएन में चेंज करना ही ना पड़ेगा, इससे चलते पहले हम लोग एलएन को ले लेते हैं। तो एलएन को खेलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा K2 अपॉन में क्या हो जाएगा K1 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज एलएन और यहाँ पर क्या हो जाएगा ई, और ई के पावर में कितना है यहाँ पे ई ए और अपॉन में आर है, और फिर इधर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2 इतना हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला तो आप पढ़ रहे हैं क्योंकि आप तो मैथ का स्टूडेंट है। देखिए यहाँ पे एलएन के अगर यहाँ पे ई रहेगा काची एलएन ई, और ई के पावर में यहाँ मान के चलिए एक्स रहता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं एलएन के बेस में भी ई रहता है, तो इस तरह का जब फॉर्मूला रहता है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो पावर हम लोग को बाहर निकल जाता है, क्या हो जाता है एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाता है एल एन, और ई के इतना रह जाएगा एक्स, तो हम लोग बाहर निकाल दिए हैं। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या जानते हैं, चलिए इतना हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको कन्वर्ट करते जाएंगे, क्योंकि एक बार में हो सकता है बहुत सारा लोग मैथ में उतना अच्छा नहीं होंगे, और हो सकता है किसी का मैथ नहीं होगा उसका बायोलॉजी होगा, है कि नहीं, तो वैसा स्टूडेंट को थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चलिए आपको बता दिए यहाँ पे फॉर्मूला इस तरह से होता है, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा कि जब भी अगर कोई भी यहाँ पे बेस रहता है, बेस के ऊपर अगर पावर रहता है तो उसको क्या करा जाता है बाहर निकल जाता है, तो बाहर यहाँ पे निकाल दिए। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर कौन कौन निकलेगा, तो ये पूरा निकल जाएगा, तो पूरा निकल जाएगा तो आपका जो फॉर्मूला होगा तो इस तरह से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ई ए और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे आर हो जाएगा, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 1 बाई, अच्छा सॉरी यहाँ पे T1 होगा, हम आर लिखने जा रहे थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा T1 अब माइनस में क्या हो जाएगा 1 अपॉन में T2 इतना हो जाएगा। अब ये जो आपका बचेगा इधर क्या बचेगा एल एन, और यहाँ पे क्या बचेगा ई इतना बचेगा। और हम लोग जानते हैं इसके एल एन रहता है तो इसके नीचे कितना रहता है ई बेस आपका छुपा हुआ रहता है। तो एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे फिर से एल एन, और यहाँ पे ई रहेगा, तो यहाँ पर भी अगर ई रहेगा तो इसके बराबर कितना हो जाता है जी 1 हो जाता है, कितना हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आप फॉर्मूला यहाँ पे पढ़े हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर वही चीज मिल रहा था, इसके बदले हम लोग क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। तो 1 जैसे लिखेंगे तो हम लोग को जो फॉर्मूला हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को इस तरह से बचेगा K2 अपॉन में क्या हो जाएगा K1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो देखिए ई ए अपॉन में आर, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 अपॉन में T1 और माइनस 1 अपॉन T2 इतना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अभी देखिए आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था, इसी चलते हम लोग क्या किए इसको पूरा पूरी हम लोग ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को चाहिए वहां पे लॉन्ग क्वेश्चन जैसा। बात समझ में, अगर हम लोग डायरेक्ट क्या करते इतना हम लोग फॉर्मूला वहां पे आपको बता देते कि ये था आपको K1 और K2 में रिलेशन, तो ये आपको लिखना था और यहाँ पे वैल्यू बिठाना था और आपको फाइनल में आंसर लाना था। नहीं कितना बनता वो आपका तो 2 नंबर का बन जाता ना, तो आपको यहाँ पे 5 नंबर का बनाना है, इसीलिए आपको क्या किए पूरा फॉर्मूला को ही ड्राइव कर करके बता रहे हैं, उसके बाद फाइनल में आपको कैलकुलेट करना यहाँ पे सिखाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अब यहाँ पर करेंगे ln को हम लोग क्या करेंगे लॉग में बदल देंगे, तो लॉग में जैसे बदलते हैं तो उसका हम लोग को फॉर्मूला हो जाता है 2 × 303 से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हम लोग को ln क्या बदल जाता है लॉग में बदल जाता है, क्या में बदल जाता है लॉग में। और यहाँ पे क्या चाहिए हम लोग को K2 अपॉन में K1 इतना है। चलिए बराबर यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन में R हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में T1 और माइनस 1 अपॉन में T2 इतना हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए
अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, अच्छा चलिए ये वाला जो इंटू में है इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। चलिए एक एक करके यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। तो हम लोग और एक चीज और जानते हैं, देखिए यहाँ पे हमें लग रहा है कि आप मैथ का स्टूडेंट नहीं होंगे तो उसके लिए यहाँ पे बताना ही पड़ेगा। हम लोग जानते हैं जब यहाँ पे इस तरह से है, क्या चीज K1 अपॉन में K2 इस तरह से है, अच्छा K2 अपॉन में K1 है, कुछ भी रहेगा यहाँ पे समझाना है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे क्या चाहिए, K2 अपॉन में K1 है, तो ये जो हम लोग को हो जाता है, अगर बटम रहता है तो वो हम लोग को क्या हो जाता है, देखिए ऊपर जो रहता है यहाँ पे रह जाएगा क्या चाहिए, K2 हो जाएगा, माइनस अगर भागा में रहता है तो वो क्या हो जाता है, माइनस का चिन्ह हो जाता है और फिर दोनों में लॉग लॉग बढ़ जाता है, तो यहाँ पे लॉग हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग को इस तरह से तोड़ना होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए ये जो 2.303 है उसको इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हम लोग को लॉग, ये हो जाएगा हम लोग को K2 अपॉन में क्या हो जाएगा, K1 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा EA अपॉन में क्या हो जाएगा, तो ये इंटू में हो जाएगा इधर आके डिवाइड में, तो 2.303 और ये R हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में T1 माइनस में 1 अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पे T2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, सभी का वैल्यू हम यहाँ पे बैठाएंगे, तो देखिए लॉग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा। चलिए और आप यहाँ पे K2 और K1 को ऊपर वैल्यू यहाँ पे देख चुके हैं, बात समझ में आया, ऊपर आप देखे है ना जी, तो आपको K2 का वैल्यू वहां पे जो दिया हुआ था वो था 0.07 था, कितना था 0.07, और K1 का मान कितना था, तो 0.02 इतना दिया हुआ था आपको, ठीक है। चलिए अब बराबर इधर क्या है, तो यहाँ पे EA कितना है, EA हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2.303 इंटू R का मान जो यहाँ पे लेना है वो कितना लेना है, सो देखिए आप यहाँ पे लेंगे कितना 8.314, जो ये वाला जो आपका रहता है जूल में उसको हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है, R का वैल्यू। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, T1 और T2 तो उसका भी वैल्यू दिया हुआ है, T1 के जगह हम कितना दिया हुआ था, तो आप वहां पे देखेंगे आपको दिया हुआ था 500, कितना दिया था 500, माइनस T2 के जगह हम कितना दिया होता था 700 दिया हुआ था आपको केल्विन, ठीक है, इतना दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट पॉइंट खत्म हो जाएगा और फिर जितना नीचे जीरो आएगा उतना ऊपर जीरो आएगा, तो जीरो जीरो खत्म भी हो जाएगा। तो ये जो आपका सिंपल बनेगा वो सिंपल आपको कितना बनेगा, तो 7/2 इतना बनेगा कि नहीं बनेगा, आप ही देखिए यहाँ पे हो जाएगा ना। चलिए इतना हो जाएगा, बट इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, EA इज इक्वल टू, इसको फिर लिख देते हैं 2.303 इंटू में 8 पॉइंट कितना हो जाएगा 314 इतना हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए इसको एलसीएम ले लेते हैं, क्या कर देते हैं, इसको एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आप ही बताइए। यहाँ पे एक काम कर देते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भी 100 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी 100 कॉमन निकाल लेते हैं, तो बाहर 100 हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे 7 बचेगा, और 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा 35 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 35। अच्छा उतना नहीं करेंगे तो चलिए डायरेक्ट इसी तरह ले लीजिए, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो आपका इतना बन जाएगा, ठीक है, उतना लौडे मत लीजिए। चलिए हटाओ, अगर आपको लगेगा कॉमन कैसे ले लिए है कि नहीं, चलिए सिंपल आप तो ये तो समझ आएंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इधर जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा, तो 700 हो जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ से अब इसको सॉल्व कीजिए, तो हम लोग जान रहे हैं कि ऐसा फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि जब हम लोग को लॉग और यहाँ पे m बटा में n रहेगा तो हम लोग क्या हो जाता है, log m माइनस में log n हो जाता है, ये फॉर्मूला तो हम लोग जाने हैं मैथ में। तो चलिए ये कितना हो जाएगा, log 7 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फिर से EA और नीचे कितना हो जाएगा 2.303 इंटू में कितना हो जाएगा 8.314 इतना हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 700 में 500 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 200 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो गया 351000 इतना हो जाएगा। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है, इतना बच गया। अब यहाँ पे देखिए अब नीचे लिखते हैं यहाँ पे, फिर देखिए log 7 और log 2 का आपको वैल्यू दिया गया था ऊपर, तो log 7 का जो वैल्यू दिया गया था वो आपका था 0.84 आपको दिया गया था, आप ऊपर देख सकते हैं जाके। अब इतना देखिए log 2 का वैल्यू आपको दिया गया था कितना 0.30 आपको दिया गया था, ठीक है, बिठा दिया सबका वैल्यू। चलिए अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा EA और अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पे 2.303 इंटू में कितना हो जाएगा यहाँ पे 8.314 इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पर देखिए ई कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 3500 इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसको नीचे फिर फर्दर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखिए इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 0 पॉइंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.54 इतना हो जाएगा। चलिए इज इक्वल टू
फिर यहाँ पर देखिए आपका ई ए अपॉन में यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.303 इंटू में आपको कितना हो जाएगा वहां पे, तो वो हो जाएगा आपका कितना 8.314 इतना हो गया। अब उसमें देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन में कितना हो जाएगा जी 1 अपॉन में इसको काटिएगा कितना हो जाएगा 17 दूनी 34 और 5 इतना हो जाएगा 150 दूनी 3 350 हो जाएगा उतना 175 और यहाँ से कितना हो जाएगा 0 इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ई ए का मान निकालना है तो क्या करेंगे, ई ए को रहने देंगे और बाकी सबको एक साइड ले जाएंगे। चलिए यहाँ पे फाइनल आंसर अब आने वाला है, ठीक है। चलिए ई ए बराबर करेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 0.54 इंटू में क्या हो जाएगा 2.303 इंटू में 8.314 इंटू में कितना हो जाएगा 17 और यहाँ पे 50 इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा ई ए का वैल्यू हो जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा, कितना आ जाएगा अप्रोक्स में आपका आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि आप किसी का पॉइंट के बाद इधर उधर भी आंसर हो सकता है, तो कितना हो जाएगा 18094 पॉइंट कितना हो जाएगा 0492 मेरा इतना आ रहा है अभी समथिंग, ठीक है। चलिए आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा और तो सॉल्व करने के बाद आप इसको ये अभी आपको कितना में आया है तो जूल में आया, कितना में आया है जूल में। तो अगर यदि आप जूल में छोड़ना चाहे तो आप इतना में छोड़ सकते हैं, या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा एक्टिवेशन एनर्जी को अगर किलो जूल में लिखना चाहते हैं, किसमें किलो जूल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा 1000 से मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। कितना करेंगे डिवाइड करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, सो देखिए यहाँ पे तो आपका बन जाएगा कितना 18 पॉइंट, कितना बन जाएगा यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 18 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा 09, कितना हो जाएगा 09। तो डायरेक्ट आप इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। 94 अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ तक लिख दीजिए और ये कितना हो जाएगा आपका किलो जूल हो जाएगा। तो जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी जो निकलेगा वो अप्रोक्स में कितना आ जाएगा इतना, मतलब समथिंग कितना हो जाएगा 18 के आसपास में, कितना आ जाएगा जी 18 का। यहाँ पे अगर हम लोग को रहता क्या चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता तो आप उसको अप्रोक्सीमेटली के अनुसार से क्या करते हैं आप वहाँ पे चूज कर लेते, लेकिन आपको तो डायरेक्ट आंसर निकालना था। तो अगर आप यहाँ पे 18 लिखेंगे तो 18 देखकर ही आपको क्या हो जाएगा वहाँ पे एग्जामिनर सेंड कर देगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे पॉइंट के बाद तो इधर उधर आपका यहाँ पे वैल्यू लेने पर डिपेंड करता है। कोई कोई क्या होता है कि यहाँ पे देखिए लॉग में कन्वर्ट किए थे, यहाँ पे बहुत कोई क्या करता है लॉग का वैल्यू यहाँ पे जब ln को लॉग में बदलते हैं तो 2.3 से ही सिर्फ मल्टीप्लाई करता है, लेकिन उसका वैल्यू एग्जैक्ट पॉइंट कितना लेता है यहाँ पे 2.303 इतना लेकर के बहुत कोई किताब में सॉल्व करता है। तो कोई कोई यहाँ पे जो पॉइंट के बाद होता है संख्या में कोई ज्यादा लेता है कोई कम वाला लेता है, तो इसी चलते क्या होता है पॉइंट के बाद भी नंबर में उतना थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, लेकिन एग्जैक्ट जो आपका इधर आएगा वो कितना आएगा 18 तो आएगा ही, ठीक है। तो वो जो एग्जामिनर देखेगा वो यहाँ पे दिखेगा, तो उतना लॉट मत लीजिएगा, अप्रोक्स में इसी चलते यहाँ पे वैल्यू हम लोग लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम लोग को क्या था तो ये हम लोग को बना, ठीक है। तो देखने में आपको 15 नंबर सिर्फ थोड़ा सा टफ लगा होगा, लेकिन देखने में सिर्फ लग रहा है। अगर आप एक बार इसको उतारिएगा खुद से और उसके बाद अगर बनाने की ट्राई कीजिएगा खुद से तो क्या होगा पूरा पूरी बन जाएगा। बस यहाँ पे हम कुछ किए नहीं, बस यहाँ पे फॉर्मूला को ध्यान दिए और फिर सभी वैल्यू को क्या किए आराम आराम से हम लोग क्या किए कैलकुलेट करते गए। यहाँ पे हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन लगाए, आर्हेनियस इक्वेशन के अनुसार यहाँ पे गए तो हम लोग को एक्टिवेशन एनर्जी निकालना था, इसी चलते K1 अपॉन मतलब K1 और K2 को क्या किया यहाँ पे डिवाइड किए। तो डिवाइड करने के बाद फिर उसका जैसे जैसे रिलेशन आते गया सभी को क्या किए लॉग लिए, लॉग लेने के बाद सभी कुछ हम लोग क्या किए यहाँ पे सॉल्व करते गए लास्ट में क्या किए उसका वैल्यू बिठाया, वैल्यू बिठाने के बाद पूरा एग्जैक्ट जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया वो हम लोग क्या है इतना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व कर लिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए हम लोग को क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, हाउ इज सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हाउ डज इट रिएक्ट विथ कॉपर और कार्बन। यहाँ पे बोल रहा है जो सल्फ्यूरिक एसिड को जो प्रिपेयर किया जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से वो किस तरह से यहाँ पे हम लोग को प्रिपेयर किया जाता है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अनुसार जैसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को वहाँ पे निर्माण करेंगे तो उसका कुछ कुछ इक्वेशन के अनुसार हम लोग को डिफाइन किया गया था, तो उसको पहले लिखेंगे आखिर कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता क्या है उसको हम लोग कैसे निर्माण कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। तो ये जो हम लोग अगर प्राप्त कर लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड उसके बाद हम लोग को बताना है कि सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा और कॉपर के मतलब कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सो मतलब रिएक्शन भी लास्ट में हम लोग को बताना है। तो चलिए हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग उसका मैन्युफैक्चर को देखेंगे, ठीक है, मतलब कि वो कैसे कैसे निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे
कि H2SO4 इज कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस थ्रू फॉलोइंग स्टेप। जो हम लोग को यहाँ पे मैन्युफैक्चर जो होता है H2SO4 को, वो कॉमर्शियली हम लोग को प्रिपेयर्ड किया जाता है, वो भी किसके मेथड से, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अनुसार, मतलब उसके द्वारा हम लोग को क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो कैसे, वही तो हम लोग को पूछा था ना कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस से जो निर्माण किया जाता है H2SO4, तो कैसे हम लोग उसको प्रिपेयर करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को जो निम्न यहाँ पे स्टेप दिया गया है उसके अनुसार को हम लोग फॉलो कर करके हम लोग क्या करते हैं, तो H2SO4 का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो हम लोग को क्या है यहाँ पे, सॉरी बैटरी लो हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, लाइट आ जाएगा मेरा यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए स्टेप वन में क्या करेंगे, सो बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड और इज एयर टू फॉर्म SO2। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सल्फर, हम लोग सल्फर को अगर हम लोग एयर में हम लोग क्या करेंगे, उसको बर्न करेंगे, तो बर्न करने के बाद जो हम लोग को मिलेगा वो हम लोग को SO2 मिलेगा, ठीक है। अब SO2 को लाने के लिए आप सल्फर से भी कर सकते हैं, या तो फिर आप सल्फाइड और जो रहता है उसको भी हम लोग आप क्या कर सकते हो, वहां पे एयर के साथ वहां पे क्या कर सकते हैं, रिएक्ट करवा सकते हैं, बर्न करा सकते हैं, और बर्न कराने के बाद जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा वहां से भी आपको SO2 मिल जाएगा। तो आप इसको फॉलो मत कीजिएगा, बस आपको बता दिए यहाँ पे कि सल्फाइड से भी हम लोग SO2 प्राप्त करते हैं। बात समझ में आया ना। चलिए, तो आपको याद रखना है सिर्फ क्या चीज, सल्फर वाला, कि हम लोग क्या करेंगे, सल्फर को हम लोग एयर के प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, उसको बर्न करेंगे, तो वहां से हम लोग को जो मिलेगा वो हम लोग को क्या मिलेगा, तो SO2 मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, तो सल्फर को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हम लोग को क्या मिलता है, SO2 मिलता है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, तो हम लोग को क्या हुआ, यहाँ से SO2 हम लोग को प्राप्त होता है। देखिए प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सल्फर को बर्न कराते हैं एयर में, तो हम लोग को SO2 निकलता है, ठीक है। अभी पहला स्टेप हम लोग को ये होता है, तो अभी हम लोग को क्या मिला, SO2 मिला। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सो देखिए, conversion of SO2 to SO3 by the reaction with oxygen in the presence of catalyst V2O5। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग के पास क्या मिला था, अभी SO2 मिला था, तो SO2 को क्या किया जाता है, हम लोग को SO3 में हम लोग को कन्वर्ट किया जाता है। SO2 को किस में कन्वर्ट किया जाता है, SO3 में, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो SO2 को हम लोग ऑक्सीजन के साथ हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, किसके प्रेजेंस में, तो कैटालिस्ट हम लोग यूज करते हैं, किस कौन सा, तो V2O5 को हम लोग कैटालिस्ट के रूप में वहां पे प्रयोग करते हैं। और उस समय जो टेम्परेचर हम लोग लेते हैं वो कितना लेते हैं, 720 केल्विन हम लोग को यूज करना पड़ता है। तो उस दौरान हम लोग क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो रहता है SO2 वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, तो SO3 में हो जाता है। किसमें हो जाता है जी, SO3 में हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या क्या प्रिपेयर किए, तो हम लोग सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त किए SO2। अब SO2 मिल गया था, तो उसको फिर हम लोग क्या किए थे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन से क्या किए हम लोग, रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ किसका, तो V2O5 जो हम लोग को कैटालिस्ट है उसके प्रेजेंस में हम लोग क्या किए, इसको रिएक्शन करवाए। तो रिएक्शन करवाने के बाद हम लोग को क्या मिला प्रोडक्ट, तो अभी हम लोग को SO3 मिला। अभी भी हम लोग को क्या चाहिए, H2SO4 मिला है क्या, नहीं मिला, हम लोग को अभी SO2 मिला। तो SO2 के प्रयोग करके हम लोग क्या मिला है, तो हम लोग यहाँ पे प्राप्त किए SO3। अब SO3 का कुछ काम करेंगे। चलिए अब हम लोग स्टेप 3 में आते हैं। तो स्टेप 3 में हम लोग क्या किए, सो देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3, क्या चाहिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन H2SO4 टू गिव्स ओलेयम। यहाँ पे क्या करते हैं, जो हम लोग को एब्जॉर्प्शन किसका, SO3 को क्या चीज करते हैं, SO3 को हम लोग H2SO4 में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करवाते हैं। तो वो हम लोग को मिलता है क्या चीज, तो H2SO4 मिलता है, मतलब H2S2O7 मिलता है। क्या मिलता है, H2S2O7, जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलेयम बोलते हैं। अब आप बोलेंगे यहाँ पे H2SO4 तो हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग तो इसको बना रहे हैं। अरे भैया बना तो रहे हैं, तो थोड़ा सा में हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग को क्या करना है, H2SO4 तो बहुत बड़ा अमाउंट में ना बनाना है, क्या करना है, हम लोग को कमर्शियली यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग बड़ा अमाउंट में उसको प्राप्त करेंगे। इसी चलते क्या करना पड़ेगा, SO3 को हम लोग क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड जो रहेगा H2SO4 उसमें क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा उसमें एब्जॉर्ब करवाते हैं। एब्जॉर्ब करवाने के बाद हम लोग को क्या मिलता है, तो हम लोग को ओलेयम मिलता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए SO3 को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो उसके साथ जो हम लोग को मिलता है वो हम लोग को ओलेयम मिलता है। क्या मिलता है, ओलेयम, जो उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2S2O7, ठीक है। आप यहाँ पे घबराइएगा नहीं कि हम लोग H2SO4 का निर्माण ही कर रहे हैं, तो हम लोग H2SO4 को ले कहा रहे हैं, यहाँ पे यूज क्या कर रहे हैं। अरे भैया यूज तो करते हैं, हम लोग को मान कर चलिए 1 kg का यूज करना है, मतलब 1 kg हम लोग को कोई सामान बनाना है, और उसके लिए हम लोग उसका 2 ग्राम अगर यूज कर ले रहे हैं, और उसी को यूज करने के बाद 2 ग्राम के और हम लोग को 1 kg मिल रहा है, तो वो बेटर है कि नहीं बेटर है। तो इसी चलते हम लोग को यहाँ क्या किया जाता है कि SO3 में हम लोग को क्या किया जाता है, H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, तो वैसे हम लोग को मिलता है ओलेयम, ठीक है। अब आगे क्या होता है, सो देखिए, ओलेयम मिलने के बाद स्टेप 4 में हम लोग जाते हैं। हम लोग आ गए यहाँ स्टेप 4 में। स्टेप 4 में क्या होता है, तो ओलेयम बाय डाइल्यूशन विथ H2SO4 इज फॉर्म्ड।
तो क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग स्टेप 3 में हम लोग को क्या प्राप्त हुआ था, तो हम लोग को ओलेयम प्राप्त हुआ था। तो अब हम लोग स्टेप 4 में क्या करते हैं, ओलेयम को हम लोग को डाइल्यूशन करना पड़ता है वाटर के साथ। तो हम लोग को यहाँ पे हम लोग को क्या बनता है, तो हम लोग को H2SO4 यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग को फाइनली क्या मिल गया, हम लोग को सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया। तो इसी तरह से क्या करेंगे, यहाँ पे ओलेयम को H2O के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, तो H2SO4 हम लोग को प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस को कैसे मतलब यूज करके कैसे हम लोग उसके द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का यूज मतलब कि निर्माण किया जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या किए, तो यहाँ पे 4 स्टेप में हम लोग को सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे मिलता है। तो हम लोग उसको सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझ गए कि कैसे कैसे हम लोग को उसको यहाँ पे हम लोग पाएंगे। सो ठीक है, चलिए अब हम लोग को उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था साथ ही में कि हम लोग को जब सल्फ्यूरिक एसिड जब हम लोग को मिल जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अनुसार मतलब द्वारा, तो हम लोग क्या करते हैं, तो वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग को रिएक्ट करवाना है, एक बार हम लोग को कॉपर के साथ और एक बार हम लोग को कार्बन के साथ। तो दोनों से के साथ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन करा के देखेंगे कि क्या क्या हम लोग को प्रोडक्ट बनता है। तो फर्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग कॉपर के साथ यहाँ पे रिएक्ट करवा रहे हैं। तो हम लोग को जो प्रोडक्ट बन रहा है सो क्या बन रहा है, सो देखिए यहाँ पे तो हम लोग को प्रोडक्ट बन रहा है कॉपर सल्फेट और साथ में SO2 निकल रहा है और 2 मोल के हम लोग को क्या मिल रहा है, तो वाटर मिल रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग को रिएक्शन यहाँ पे फाइनली होता है। ठीक है, चलिए और फिर हम लोग को नेक्स्ट में क्या था, तो हम लोग को बोल रहा था वहाँ पे कि सल्फ्यूरिक एसिड जब कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो हम लोग को क्या प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बन रहा है, सो देखिए तो जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को कार्बन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो हम लोग को जो प्रोडक्ट बनेगा क्या क्या बनेगा, तो वाटर बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो ये हम लोग को यहाँ पे फाइनली उसका प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को हम लोग समाप्त कर लिए। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल जो हम लोग का है वो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। जितने भी यहाँ पे कंपाउंड दिया गया है सभी को हम लोग क्या करना है, स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी को डील करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या है, H2S2O7 इसको हम लोग क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले देखिए जो हम लोग को सेंट्रल एटम होगा वो क्या होगा, हम लोग को सल्फर होगा। तो सल्फर होगा तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग रफली में पहले बना लेंगे स्ट्रक्चर, उसके बाद हम लोग सही इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर एक ही बार में देखना चाहे तो हम लोग अच्छा तरीका से बना नहीं पाएंगे। ठीक है, उसके लिए बहुत ही एक्सपीरियंस का जरूरत होता है जो कि अभी उतना हम लोग में आया नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, 2 सल्फर है तो 2 सल्फर को यहाँ पे हम लोग दिखा लेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो और हम लोग जानते हैं कि जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है तो हम उसके साथ क्या करते हैं, तो हाइड्रोजन को हम लोग ऑक्सीजन के साथ ही जोड़ते हैं। तो हम लोग समझ गए कि एक यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो एक हाइड्रोजन भी जाएगा और एक हम लोग यहाँ समझ गए कि जो ऑक्सीजन होगा उसके साथ हम लोग को हाइड्रोजन भी जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अभी आपके पास कितना ऑक्सीजन गायब हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग 2 गो और हाइड्रोजन तो पूरा यूज हो गया। अब कितना है यहाँ पे ऑक्सीजन बचा, तो 6 बचा है। कितना बचा है जी, 6। अब यहाँ पे सबसे पहले सल्फर का कितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग दिखा लेते हैं। कितना होता है जी, हम लोग जानते हैं उसका 6 होता है। कितना होता है, 6। तो यहाँ पर हम लोग 6 वो दिखा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक तो यहाँ पे यूज हो गया, एक इधर रहने देते हैं और इधर 2 और 2 इधर। ठीक है, 6 दिखा दिए। अब देखिए आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन मतलब कितना ऑक्सीजन आपके पास बचा हुआ है अभी, तो आपके पास बचा हुआ है पूरा पूरी 6 हम लोग को बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 6। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे यूज करते हैं कि एक ऑक्सीजन यहाँ पे चल जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे चल जाएगा, एक ऑक्सीजन इसके साथ चल जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे चल जाएगा। अभी कितना टोटल हुआ देखिए, 1 2 3, 3 इसमें और 3 उसमें, 6 हुआ है। लेकिन अभी भी कितना हम लोग को यूज करना था, हम लोग को 8, और अभी हम लोग यूज कितना किए हैं, 6। तो हम लोग आके करें तो कैसे कैसे करें, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अभी 2 हाइड्रोजन मतलब 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन को हम लोग को कहीं ना कहीं सेटल करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जो हम लोग को सही बनेगा, हम लोग क्या करेंगे जिससे हम लोग को स्ट्रक्चर सही बनेगा। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों जो रहता है ऑक्सीजन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये ऑक्सीजन का भी डबल बॉन्ड हो गया और इसका भी हम लोग को 2 बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को सभी चीज क्या हो गया, फुलफिल हो गया। लेकिन अब हम लोग को क्या करना है कि सही से हम लोग बना नहीं है, तो सही से बना नहीं है तो इसको हम लोग पहले बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेरिक नंबर निकालते हैं। कितना निकालते हैं, स्टेरिक नंबर। ये क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। तो यहाँ पे लोन पेयर तो है ही नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे। तो एक यहाँ से सिग्मा बॉन्ड, यहाँ और यहाँ और यहाँ, तो कितना हो जाएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कितना हो जाएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड। और 4 जब होता है स्टेरिक नंबर तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। ठीक है, और sp3 तो ये हम लोग को जो बनता है वो कैसा बनता है, हम लोग को टेट्राहेड्रल बनता है। क्या बनता है, टेट्राहेड्रल हम लोग को बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए और टेट्राहेड्रल का कैसा स्ट्रक्चर बनता है, तो इस तरह से हम लोग को बनता है, इस तरह से बनता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सल्फर को दिखा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जैसे जैसे दिखाया हुआ है वैसे तरह हम लोग यहाँ पे भी दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग को OH यहाँ पे दिखा देंगे, कोई दिक्कत। और यहाँ पर देखिए
तो यहाँ पर एक सल्फर को हम लोग दिखाएंगे और इसके ऊपर भी क्या करेंगे O और यहाँ पर H को इस तरह से हम लोग दिखा देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलिए तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग को जो यहाँ पे दो यहाँ पे दिख रहा है ना ऑक्सीजन, तो ये दोनों को क्या करेंगे इस तरह से अरेंज हम लोग यहाँ पे कर देंगे। एक यहाँ पे चल गया, एक हम लोग को यहाँ पे चल गया, कोई दिक्कत? उसी तरह से यहाँ पे करेंगे, एक यहाँ पे चल गया और एक यहाँ पे चल गया, कोई दिक्कत? चलिए अभी क्या करना है, बीच में हम लोग को बनाना कैसा है, हम लोग को टेट्राहेड्रल, मतलब ऐसा बॉन्ड हम लोग को बना देंगे जिसमें हम लोग को लगना चाहिए टेट्राहेड्रल है। तो इसी चलते क्या करेंगे, यहाँ से एक सल्फर के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर से भी ऑक्सीजन आ जाएगा और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो आपका जो फाइनली जो आंसर होगा वो आंसर कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें देखने जाएंगे तो ये भी हम लोग को टेट्राहेड्रल बन रहा है और ये भी टेट्राहेड्रल बन रहा है। जिस हिसाब से हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन आया उसी हिसाब से हम लोग क्या किया, इसका स्ट्रक्चर भी बना लिया। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। सो तो इसी तरह से आप रफली में यूज कर लीजिएगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, तो आपके पास है XeO3 है, तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो फिर उसी तरह से रफली यूज कर लेंगे। ठीक है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दिखा लेंगे। ठीक है, आपके पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड यहाँ पे बना देंगे। कितना ऑक्सीजन था, 3 ऑक्सीजन था, तो 3 यहाँ पे दिखा दिए। आपके पास कितना लोन पेयर बच गया, तो एक लोन पेयर यहाँ पे बच गया। और इसका जब स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब यहाँ पे लोन पेयर कितना है, एक लोन पेयर है, प्लस सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो तीनों में से एक सिग्मा बॉन्ड होगा, तो मतलब कि 3 सिग्मा बॉन्ड, टोटल कितना हो गया 4। और 4 होता है तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। और sp3 हो जाता है तो इसका फिर क्या होता है हम लोग को, तो टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है जी, टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, चलिए अब इसका स्ट्रक्चर तो फिर उसी तरह से बनेगा, इस तरह से जैसे हम लोग ऊपर बनाए उसी तरह से हम लोग इसका भी बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे XE है, अब यहाँ पर लोन पेयर है, क्या चीज है, लोन पेयर। तो लोन पेयर है तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो लोन पेयर को हम लोग ऊपर दिखा देंगे। कैसे दिखा देंगे, ऊपर दिखा देंगे। चलिए यहाँ पे लोन पेयर और बाकी जो बचा हुआ है तीनों को इधर दिखा दीजिए। ठीक है, जैसे उसमें दिखाए थे एक बार, तो हम लोग सेट 2 में भी डिस्कस किए थे ऐसा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम लोग को क्या हो जाएगा, XeO3 का स्ट्रक्चर हम लोग को बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग को करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, तो XeO4 है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो फिर सेंट्रल मेटल आइटम किसको मानना पड़ेगा, सेंट्रल आइटम तो किसको मानेंगे, जिनोन को। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन को हम लोग को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपके पास क्या है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन को आप जानते हैं कि 4 है, तो आप सिंगल बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन। ठीक है, तो 4 को बॉन्ड बना लेते हैं किसके साथ, तो फ्लोरीन के साथ। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ऑक्सीजन कितना है, 1, तो ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो ठीक है, आपके पास कितना लोन पेयर बचा, तो आपके पास 1 लोन पेयर बचा। अब इसको अगर हम लोग स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो लोन पेयर कितना है, 1, तो 1 प्लस सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, तो 4 तो यहाँ पे फ्लोरीन वाला आ जाएगा और 1 इसका, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ गया, 6। और 6 होता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, तो sp3d कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, sp3d2 हो जाएगा। और sp3d2 का जो आपका हो जाता है क्या चीज, ज्योमेट्री, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ज्योमेट्री हम लोग हो जाता है ऑक्टाहेड्रल। क्या हो जाता है जी, ऑक्टाहेड्रल हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल का जो हम लोग को स्ट्रक्चर बनता है वो तो आपको पता होगा कैसे बनता है, तो एक ऐसे बनता है, मान के चलिए यहाँ पे कोई हम लोग को एटम है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हो जाता है। तो हम लोग को क्या करता है, एक ऐसा हो गया हम लोग को, क्या चीज ऐसा हो गया हम लोग को, और एक ऐसा होता है और ऐसा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जब हम लोग को एक लोन पेयर जब रह जाता है, क्या चाहिए, एक लोन पेयर हो जाता है, तो हम लोग को इसी में या तो फिर ऊपर या तो फिर नीचे हम लोग को एक लोन पेयर को हम लोग को दिखाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर उसी तरह से बना लेंगे। जेनॉन को हम लोग एटम है यहाँ पे, सेंट्रल एटम, तो कोई दिक्कत नहीं। अब लोन पेयर एक हम लोग को बचा था, तो ऊपर दिखाओ या फिर नीचे दिखाओ, तो हम लोग चलते हैं ऊपर दिखा देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ पर लोन पेयर हम लोग को दिखा दिए। अब क्या करेंगे, तो फ्लोरीन है 4 जगह, क्या चाहिए, 4 जगह हम लोग को फ्लोरीन है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इधर इधर और इधर और इधर, तो ये चारों जगह हम लोग क्या करेंगे, फ्लोरीन को हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से फ्लोरीन जोड़ लिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। कोई दिक्कत इस तरह से नहीं। तो चलिए इसी तरह से हम लोग इसका भी स्ट्रक्चर बना लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग को, तो SF4 है, क्या चाहिए, SF4। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो फिर उसी तरह सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग दिखा लिए। कितना है, फ्लोरीन 4 है, तो 4 को हम लोग यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे। क्या चीज करेंगे, 4 बॉन्ड बना लेंगे, किसके साथ, तो फ्लोरीन के साथ बना लेगा, सिंगल। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब आपके पास कितना लोन पेयर बचा, तो 1 लोन पेयर बचा। अब फिर स्टेरिक नंबर निकालेंगे, क्या चाहिए, स्टेरिक नंबर, तो कितना हो जाएगा, तो लोन पेयर कितना है, 1 प्लस सिग्मा बॉन्ड कितना है, 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। टोटल कितना हो गया, 5। और 5 का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है इसका, तो हम लोग जानते हैं कि sp3d होता है। कितना होता है, sp3d। और इसका जो हम लोग लिखते हैं
ज्योमेट्री वो हम लोग को क्या होता है, तो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल होता है। क्या होता है जी, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, बाय पैरामीटर। कोई दिक्कत? तो ये हम लोग को हो जाता है इसका ज्योमेट्री, ठीक है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। और इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो तो आप अच्छा तरीके से जानते हैं, क्या हो जाता है, एक ऊपर नीचे बनता है, एक इधर बनता है और दो किधर हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। कोई दिक्कत? तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर को दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप एक बात और जानते हैं कि अगर इस तरह का जब स्ट्रक्चर रहता है, जब ट्रायगोनल बाय पिरामिडल जब रहता है, तो उसमें अगर लोन पेयर को एक दिखाना पड़ता है तो आप कहाँ दिखाएंगे, तो इधर जो सिंगल गया रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, लोन पेयर को दिखाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फर, ठीक है। अब क्या करेंगे, सभी जगह हम लोग पहले क्या करेंगे, फ्लोरीन को यहाँ पे भर लेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, इधर भी फ्लोरीन और इधर पर भी फ्लोरीन, और जो लोन पेयर बचेगा, लोन पेयर को कहाँ दिखा देंगे, यहाँ पर हम लोग उसको दिखा देंगे। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम लोग क्या हो गया, SF4 का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो S8 है, क्या चाहिए, S8। आपको याद रखना पड़ेगा इसका क्या चाहिए, इसको याद रखना पड़ेगा कि S8 का फॉर्मूला, मतलब कि इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा बनता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सो देखिए आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये चीज याद रख लेना पड़ेगा, किसके लिए, सिर्फ तो S8 के लिए, कि इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, सो ठीक है। चलिए, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरह से बनता है। यहाँ पर एक दिखा देंगे, एक थोड़ा सा नीचे दिखा देते हैं, और ताकि और अच्छा तरीके से बनेगा। एक हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे, एक हम लोग को यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा। चलिए, और फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग मिला देंगे। चलिए, इस तरह से हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। देखिए अभी टोटल आपके पास कितना सल्फर है, सो देखिए 1 2 3 4 5 ऊपर और 3 नीचे है। तो आपका जो S8 का जो स्ट्रक्चर बनता है वो इसी तरह से बनता है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए कुछ सभी चीज को अगर मतलब कि क्या होता है, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर इसको भी एक्सप्लेन कर दिया जाता है, लेकिन अभी उतना समय नहीं है, इसी चलते आप सिर्फ इसको क्या कीजिए, याद कर लीजिए कि S8 को, देखिए ऊपर बोले कि याद करने से नहीं करना है, लेकिन इसको हम क्या बोल रहे हैं, याद कर लेने के लिए। क्योंकि देखिए कुछ कुछ चीजें क्या करना पड़ेगा कि नंबर लाने के लिए कुछ कुछ तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो S8 का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, तो इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है हम लोग को, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मुकुट के जैसा हम लोग को बन रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर को आपको याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ये यहाँ पे तीन जो हम लोग को दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, और फिर हम लोग को दिया है कपलिंग रिएक्शन, और क्या दिया है, कैनिजारोस रिएक्शन। तो तीनों को क्या करना है हम लोग को, उस पर शॉर्ट नोट्स हम लोग को लिखना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या होता है, सो तो क्या बोला है, तो अमाइड ऑन रिएक्शन विथ Br2 इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH डाइल्यूशन, मतलब कि जो डाइल्यूट रहता है NaOH और KOH डाइल्यूट गिव्स अमीन। हम लोग को यहाँ पे बोल क्या रहा है कि हम लोग क्या हो, अमाइड को रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, तो हम लोग Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जो रहता है इन एक्वस सॉल्यूशन में। हम लोग क्या चाहिए, तो NaOH उसमें डाइल्यूशन, मतलब जो डाइल्यूट जो रहता है हम लोग को NaOH, उसमें अगर हम लोग रिएक्ट कराए, या तो फिर साथ ही में अगर हम लोग करवाना चाहेंगे तो डाइल्यूट KOH के साथ यहाँ पे रिएक्ट करवा सकते हैं। तो वो करवाने के बाद हम लोग को जो मिलता है वो क्या मिलता है, अमीन मिलता है। हम लोग को कुछ नहीं करना है, अमाइड को हम लोग को रिएक्शन कराना है किसके साथ, तो Br2 के साथ। तो वही है कि एक्वस सॉल्यूशन में उसको रख के करवाना पड़ेगा, जैसा कि किसके साथ, तो डाइल्यूट NaOH ले लीजिए, या तो फिर आप डाइल्यूट KOH रख लीजिए, ठीक है। जो कि रिएक्ट करवाने के बाद जो आपका प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है हम लोग को, अमीन मिलता है। क्या मिलता है, अमीन, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हालांकि यहाँ पे हम लोग को जो मेन चीज समझना है कि हम लोग अमाइड से हम लोग क्या मिलता है, हम लोग को अमीन मिलता है। क्या चीज, अमाइड से हम लोग को अमीन को यहाँ पे प्राप्त करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो अमाइड को हम लोग Br2 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन में। क्या चीज, इन एक्वस सॉल्यूशन में, तो डाइल्यूट NaOH के साथ या तो फिर डाइल्यूट KOH के साथ। तो हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिलता है, अमीन मिलता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि ये हम लोग अमाइड लिए थे, क्या चलिए अमाइड लिए, उसको हम लोग Br2 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, तो डाइल्यूट, यहाँ पे सॉरी लिखना तो भूल गए, ये क्या हो जाएगा हम लोग को, डाइल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइल्यूट, ठीक है। तो डाइल्यूट NaOH के साथ, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अमीन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, अमीन मिल रहा है, और साथ ही साथ हम लोग को NaBr मिल रहा है, फिर Na2CO3 मिल रहा है और वाटर मिल रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग को जो रिएक्शन है, यही हम लोग को क्या है, होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। तो आप इसमें हम लोग को फिर देखिए यहाँ पे, ये तो हम लोग को जनरल फॉर्मूला हो गया था। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग अमाइड लिए हैं, उसको भी ब्रोमीन के साथ सेम चीज है, ठीक है ना। यहाँ पे R के जगह में आप यहाँ पे कोई भी चेन यहाँ पे जोड़ सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे बेंजीन जोड़े या फिर किसी तरह का कोई भी चेन हम लोग यहाँ पे जोड़
जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो ये था आपका क्या चीज, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये आपको यहाँ पे क्या करना था कि अमाइड से आपको क्या लाना है, हम लोग को अमीन लाना है, ठीक है ना। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक था वो हम लोग को क्या था, कपलिंग रिएक्शन था। क्या चीज था, कपलिंग रिएक्शन। अब ये क्या होता है, तो देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अपॉन रिएक्शन विद फिनोल और एनिलीन, इट अंडरगोज कपलिंग रिएक्शन एंड फॉर्म कलर्ड एजो कंपाउंड। ये क्या बोल रहा है कि हम लोग जो कपलिंग रिएक्शन होता है उसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम लोग रिएक्ट कराते हैं किसके किसके साथ, तो आप कर सकते हैं उसको एनिलीन के साथ या तो फिर आप फिनोल के साथ, तो दोनों के साथ आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसको जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोग को मिलता है क्या चीज, तो हम लोग को मिलता है यहाँ पे कलर्ड, क्या चीज मिलता है, कलरफुल में हम लोग को मिलता है एजो कंपाउंड मिलता है, ठीक है। अब इसको कैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर, तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसमें क्या चीज लिए हैं, तो हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिए हैं और उसके साथ हम लोग क्या लिए हैं, तो फिनोल लिए हैं। दोनों को रिएक्ट करवा रहे हैं तो हम लोग को क्या मिल रहा है, तो पारा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन मिल रहा है, ठीक है। देखिए हम लोग को एजो कंपाउंड मिला कि नहीं मिला, मिल गया। चलिए और इसका जो कलर होता है वो कैसा रहता है, ऑरेंज डाई होता है, ठीक है। चलिए अब फिर इसी तरह से हम लोग अभी क्या चीज लिए थे, फिनोल लिए थे। अभी हम लोग को क्या लेना है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ हम लोग एनिलीन भी ले सकते हैं। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे, एनिलीन के साथ रिएक्ट करवाए, तब भी हम लोग को क्या मिला है, तब भी हम लोग को एजो कंपाउंड मिला है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है, तो पैरा अमीनो एजो बेंजीन मिलता है, ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो येलो डाई ऐसा हम लोग को रहता है। इसका ये कैसा रहता है, हम लोग को येलो डाई रहता है। वो कैसा रहता है, हम लोग को ऑरेंज डाई रहता है, ये हम लोग को येलो डाई रहता है, ठीक है ना। तो दोनों आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा, यही आपका क्या है, कपलिंग रिएक्शन है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो रहता है उसको रिएक्ट करवाते हैं हम लोग फिनोल और एनिलीन के साथ, ठीक है। तो वही जो हम लोग को उसमें जो हम लोग को रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद हम लोग को कैसा मिलता है, तो कलर्ड एजो कंपाउंड हम लोग को निर्माण होता है। तो यही प्रक्रिया को, यही रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए कुछ कुछ टर्म है कि आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चंस दिया हुआ था उसमें वो क्या था, हम लोग को कैनिजारोस रिएक्शन। अब ये कैनिजारोस रिएक्शन हम लोग को होता क्या है, सो देखिए एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन आइटम अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन when heated with concentrated alkali base. This reaction is known as Cannizaro's reaction. तो ये जो हम लोग को कैनिजारोस रिएक्शन होता है वो क्या होता है हम लोग को, तो हम लोग को एल्डिहाइड लेना पड़ता है। क्या चीज लेना पड़ता है, एल्डिहाइड। और वैसा एल्डिहाइड को हम लोग लेंगे जिसके पास हम लोग को अल्फा हाइड्रोजन ना मौजूद हो। हम लोग वैसा एल्डिहाइड को लेंगे जिसके पास हम लोग को हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो वहां पे, बात समझ में आया। तो वैसे एल्डिहाइड से अगर हम लोग को रिएक्ट करवाते हैं आपस में, तो वो आपस में ही क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और रिडक्शन भी हो जाता है। खुद में ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और रिडक्शन भी हो जाता है, ठीक है। तो और उसको जो हम लोग हीट करते हैं, कब हीट करते हैं, तो हीट करते हैं हम लोग और किसके साथ में, तो हम लोग उसमें कंसंट्रेटेड अल्कली बेस हम लोग ले लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल में, ये भी हम लोग लिए हैं क्या चीज, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एल्डिहाइड यहाँ पे लिए हैं और यहाँ पर भी एल्डिहाइड लिए हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को अल्फा हाइड्रोजन एक भी नहीं है। आप इसको मत कह दीजिएगा अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कब रहता है, जब इसके साथ कोई कार्बन चेन रहता है और उसमें अगर हाइड्रोजन रहता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। लेकिन अभी इसके पास किसी तरह का अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये आपस में क्या होंगे, तो रिएक्ट करेंगे। तो रिएक्ट करने के बाद वो क्या होता है कि खुद ऑक्सीडाइज भी हो जाता है और खुद रिडक्शन भी हो जाता है। बात समझ में आया। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये क्या हुआ, तो ऑक्सीडाइज हो गया और ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। बात समझ में आया। तो इस तरह का प्रोडक्ट हम लोग को बनता है इसमें, किसमें, कैनिजारोस रिएक्शन में, ठीक है। तो यही प्रक्रिया को हम लोग को क्या बोला जाता है, इसी रिएक्शन को हम लोग कैनिजारोस रिएक्शन बोलते हैं। तो एक तो एग्जांपल यहाँ पर था कि सिंपल चेन वाला में। अब यहाँ पर देखिए बेंजीन में, देखिए यहाँ पे क्या चीज में, बेंजीन में। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, क्या चीज है, इसके साथ कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पे ढूंढेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका हम लोग को किसी तरह का यहाँ पे हाइड्रोजन बचा हुआ नहीं रहता। क्यों, क्योंकि देखिए एक के तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहता है, तो 2 बॉन्ड वहां बन गया, एक इधर 3 हो गया और एक ऊपर कितना हो गया, 4 बॉन्ड। तो कार्बन तो 4 बॉन्ड पहले से ही बना रखा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा क्या, नहीं होगा। तो अल्फा यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन हुआ का नहीं हुआ। तो इसी चलते जब इस तरह का रिएक्शन, मतलब कि इस तरह का कंपाउंड हम लेते हैं एल्डिहाइड, तो आपस में रिएक्ट कराता है, तो क्या होता है, एक बार ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक रिड्यूस हो जाता है, मतलब रिडक्शन हो जाता है, ठीक ना, कोई दिक्कत। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनिजारोस रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। तो ये था हम लोग को 3 टर्म जो कि तीनों का तीनों हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिए। तो चलिए अब हम लोग अंतिम सवाल में जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग फाइनल आंसर, मतलब फाइनल क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो इसमें क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन, यहाँ पे हम लोग को रिएक्शन दिया हुआ है, कन्वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है,
तो यहाँ पे कितना हम लोग को दिया हुआ है, तो 5 यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है और 5 को यहाँ पे हम लोग को रिएक्ट करके बताना है। जैसे कि फर्स्ट में क्या बोल रहा है, तो एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विद NH2OH। तो हम लोग को क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एसिटल्डिहाइड जो है वो हम लोग को NH2OH के साथ जब रिएक्ट कराएगा तो प्रोडक्ट हम लोग को क्या बनेगा। तो यहाँ पे सभी का क्या करना है, प्रोडक्ट को हम लोग को लिखना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको हम लोग देखते हैं। तो एसिटल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर होता है उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, सो देखिए CH3C, ऊपर में डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो जाएगा H। तो ये हो गया हम लोग को एसिटल्डिहाइड, और ये हम लोग को एसिटल्डिहाइड है और NH2OH हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से दिखाएंगे NH, इसको पूरा अच्छा तरीका से फैला फैला के ही लिख देते हैं ताकि आपको और अच्छा तरीका से रिएक्शन समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यही हम लोग को क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, रिएक्ट करवाना है। तो रिएक्ट करवाना है तो हम लोग एक बात को समझ में आना चाहिए आपको, तो ये आपको पहले से भी आता होगा कि जब भी हम लोग NH2OH के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं तो हम लोग को क्या हो जाता है, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से क्या होता है, तो दोनों इसका हाइड्रोजन क्या होता है आपस में मिल करके और वाटर बाहर में निकाल देते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन कार्बन से डायरेक्ट जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा हम लोग को वो क्या बनेगा, सो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे वाटर तो हम लोग को निकल गया, तो आपके पास क्या बनेगा, सो देखिए यहाँ पे बचा क्या क्या, CH3C और यहाँ पर H तो बचेगा ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा, हम लोग को डबल बॉन्ड बन जाएगा। कैसा बन जाएगा जी, डबल बॉन्ड। बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन हटा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ना था, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी मतलब कि हट रहा था, तो इसको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या, इसको डबल बॉन्ड के साथ जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, N यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बनता है तो ये आपका क्या हो जाता है, या इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सैम। क्या बोलते हैं जी, ऑक्सैम, ठीक है। तो ये आपका फाइनल यहाँ पे आंसर होता है, और साथ में आपको क्या निकलेगा, यहाँ पे वाटर भी निकलेगा, क्योंकि आप तो यहाँ पे देखा रहे हैं कि यहाँ पे क्या निकलेगा, रिएक्शन में वाटर भी बाहर निकलेगा, ठीक है। तो चलिए ये इसका प्रोडक्ट होता, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इसका कैसे बनेगा, हम लोग को किसके किसके साथ रिएक्ट करवाना है, तो एसीटोन को हम लोग को NH2 के साथ यहाँ पे हम लोग को रिएक्ट करवाना है। और हम लोग जानते हैं कि NH2 क्या होता है, इसको हम लोग हाइड्राजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, हाइड्राजीन। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। NH2 को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन होता है। और आपको तो पता होगा कि फिर ये इसका स्ट्रक्चर उसी तरह से बनेगा। चलिए एसीटोन को फिर जब तक हम लोग स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे ना तब तक हम लोग को किसी तरह का समझ में नहीं आएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 ना हो जाएगा। चलिए CH3 हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3। तो ये हम लोग को क्या हो गया, एसीटोन बन गया, ठीक है। अब इसको हम लोग को रिएक्ट करवाना है किसके साथ, तो इसको अगर आप फैला के देखना चाहिएगा तो फिर उसी तरह से बनेगा जैसे हम लोग ऊपर दिखाए ना, उसी तरह से ये भी दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे NH हो गया, NH2, और फिर इधर का हो जाएगा NH2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इसी को हम लोग को रिएक्ट करवाना है। तो जैसे ऊपर हम लोग काम किए ना उसी तरह से यहाँ पर भी काम होगा कि यहाँ पर हम लोग को ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका दोनों हाइड्रोजन मिल करके क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाटर बाहर निकाल देगा, और फिर उसी तरह से जैसे ऊपर जुड़ा था उसी तरह से यहाँ पर भी उसका जुड़कर प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा हम लोग को CH3 हो जाएगा, फिर यहाँ से C होगा, और फिर इधर हम लोग को क्या था, CH3 था। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन था, जो कि अब कौन जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन जुड़ जाएगा। कौन जुड़ जाएगा जी, नाइट्रोजन। अब आपके पास उधर क्या हो जाएगा, क्या बचा था, NH2 बचा था। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम लोग को क्या होगा, डबल बॉन्ड नहीं ना होगा जी, यहाँ पे हम लोग को क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो तो थोड़ी ना उसके साथ डबल बॉन्ड के साथ है कि नहीं। तो ये हम लोग को क्या करता है, तो यहाँ पे हम लोग को प्रोडक्ट बनेगा, और साथ में तो हम लोग को पता ही है कि वहां पे क्या निकलेगा, हम लोग को वाटर हम लोग को बाहर निकलेगा ही तो निकलेगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर हम लोग जाने थे उसको ऑक्सैम बोले थे, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राजोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्राजोन। तो इसको भी लिख देते हैं, क्या बोलते हैं इसको जी, हाइड्राजोन बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता, ठीक है। चलिए अब हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हम लोग को फॉर्मिक एसिड को रिएक्ट करवाना है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो फिर इसको फॉर्मिक एसिड का पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो बहुत कोई को तो पता होगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सो ठीक है, क्योंकि बहुत कोई जानता भी नहीं है कि फॉर्मिक एसिड होता भी कैसे है, ठीक है। चलिए ये होता है हम लोग को फॉर्मिक एसिड, और इसको हम लोग को रिएक्ट करवाना है किसके साथ, तो कॉन्क H2SO4 के साथ हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को रिएक्ट करवाना है, ठीक है। तो इसका फिर हम लोग को रिएक्शन तो बहुत आसान होता है। इसको हम लोग को क्या करेंगे, जब भी हम लोग को फॉर्मिक एसिड को H2SO4 के साथ हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो इसको याद कर लीजिएगा कि इसका जो हम लोग बनता है प्रोडक्ट वो हम लोग को CO बनता है। क्या बनता है, CO बनता है, और बगल में क्या निकल जाता है, H2O निकल जाता है, जिसको आप HOH को भी दिखा सकते हैं। तो ये क्या बन जाता है, H2O बाहर निकल जाता है। तो जो आपका फाइनल आंसर बनेगा वो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हम लोग को इसका भी आंसर हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो एसिटिक एसिड को हम लोग क्लोराइड के साथ यहाँ पे रिएक्ट करवा रहे हैं, और हम लोग को क्लोराइड बोल रहे हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो इसका प्रोडक्ट हम लोग को बनेगा क्या? तो हम लोग को याद आ गया होगा कि ऐसा हम लोग को रिएक्शन किस में पढ़े थे, तो ये रिएक्शन हम लोग को हो जाता था नेमिक रिएक्शन, HBZ रिएक्शन हम लोग को होता था। और इसमें हम लोग को क्या करते थे, सो देखिए एसिटिक एसिड का पहले हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH बन जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, तो Cl2 मतलब क्लोरीन के साथ कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ किसका, तो रेड फास्फोरस के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रिएक्ट करवा रहे हैं। तो ये जो हम लोग को प्रोडक्ट बनता था, ये हम लोग को क्या करता था, तो सबसे पहले समझिए हम लोग यहाँ पर देखते थे HBZ जो रिएक्शन था, क्या चाहिए, HBZ रिएक्शन हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ये हम लोग को क्या चाहिए, HBZ रिएक्शन है, क्या चाहिए जी, HBZ हम लोग को रिएक्शन ये है, ठीक है। और इसमें क्या था कि हम लोग देखते थे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता था उसमें हम लोग देखते थे कि जो अल्फा हाइड्रोजन उसमें मौजूद है कि नहीं है। तो वहां पे हम लोग को अल्फा जो हाइड्रोजन होता था, जैसे कि यहाँ पे CH3 है तो इसमें CH2, और यहाँ पे कितना है, एक तो मतलब 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन को हम लोग क्या मान लेंगे, अल्फा हाइड्रोजन हम लोग मान लेंगे, ठीक है। तो वहां पे हम लोग मान लेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो वहां पे क्या होता है, जब हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, तो हम लोग को क्या होता है, यहाँ पे जो Cl होता है वो कहाँ पे अटैक कर जाता है, तो वो हम लोग को यहाँ पे H के जगह में वो वहां पे आ जाता है, और H वहां से क्या होता है, तो बाहर निकल जाता है, और ये Cl के साथ वो क्या करता है, रिएक्ट करके बाहर हम लोग को निकल जाता है, ठीक है, साइड प्रोडक्ट के रूप में। तो इसका जो फाइनल आंसर होता है, मतलब कि हम लोग को जो क्लोरीन है, क्लोरीन में से यहाँ पे Cl जो जुड़ेगा वो हम लोग को कहाँ पर जुड़ता है, तो अल्फा पोजीशन में हम लोग को जुड़ता है। तो इसका जो फाइनल आंसर होता है वो हम लोग को क्या हो जाएगा, देखिए CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, सो देखिए यहाँ पर Cl कहाँ जुड़ जाएगा, तो अल्फा पोजीशन में, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, आपका Cl जुड़ेगा, ठीक है। तो जो फाइनल जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो फाइनल प्रोडक्ट ये बनता है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। तो इसका अगर IUPAC नेम अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा हम लोग को 2 क्लोरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो हो जाएगा, और फिर हम लोग को क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, इथेनोइक एसिड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो आपको क्या है, ये हम लोग को नेमिक रिएक्शन है, तो नेमिक रिएक्शन तो आपको याद ही होगा कि होपमैन जो मतलब कि यहाँ पे क्या चाहिए हम लोग को, HBZ जो रिएक्शन था वो हम लोग को कहना क्या चाहता था, ठीक है ना। चलिए इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे डील कर लिया। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। अब फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, सो एसिटाल्डिहाइड हम लोग को रिएक्ट करवा रहा है किसके साथ, तो डाइल्यूट NaOH के साथ ये क्या करता है, रिएक्शन यहाँ पे कर रहा है। तो ये जो हम लोग को रिएक्शन होता था, आपको अगर याद होगा तो हम बता देना चाहते हैं कि ये जो रिएक्शन होता था हम लोग कहाँ देखते थे, तो अल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग देखते थे। किसमें देखते थे, अल्डोल कंडेंसेशन में। तो ये हम लोग को होता क्या था, तो उसको हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हम लोग को क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड है, तो इसको हम लोग पहले स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मोल उल तो पहले बाद में लिखेंगे, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ बना लेते हैं। क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका, CH3 क्या हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड ना है, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, CH3CH वो हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग को हो जाएगा क्या चीज, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग को रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, तो ये रिएक्ट हम लोग को कर रहा है डाइल्यूट क्या चीज किसके साथ हम लोग कर रहा है, तो डाइल्यूट NaOH के साथ, NaOH के साथ, ठीक है। तो ये हम लोग को क्या है, हम लोग को ये रिएक्शन जो है अल्डोल कंडेंसेशन हम लोग को रिएक्शन है। तो ये हम लोग को क्या होता है, सो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या है, तो यहाँ पे हम लोग को ये जो प्रोडक्ट जो लेना, मतलब ये जो रिएक्टेंट लेना पड़ता है वो हम लोग को 2 मोल लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, 2 मोल लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो 2 मोल लेते हैं तो वो खुद में रिएक्ट करके क्या बना देता है, सो देखिए यहाँ पर ये हम लोग को बना देगा CH3, यहाँ पे बन जाएगा CH, यहाँ पे बन जाएगा CH2, और यहाँ पे बन जाएगा CH वो। और ये जो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है अल्फा पोजीशन में, मतलब कि यहाँ पे बीटा में, तो यहाँ पे हम लोग को क्या बन जाएगा, सो देखिए यहाँ पे हम लोग को OH जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तो इसका जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगर IUPAC नेम, तो ये हम लोग को क्या बन जाएगा, तो 3 हाइड्रोक्सी, क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी, और साथ में क्या हो जाएगा हम लोग को ब्यूटेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये हम लोग इसका IUPAC नेम हो गया। अब यहाँ पे यही जो हम लोग को होता है, ये हम लोग को क्या होता बनता था, यहाँ पे अल्डोल बनता था। क्या बनता था जी, अल्डोल बनता था। आप इसको जाके देख सकते हैं अपना कॉपी में, ये हम लोग को अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का ये हम लोग को एग्जाम्पल है। बात समझ में आए, तो आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको मैकेनिज्म के साथ समझाया गया, तो आप वहाँ पे बेटर समझ सकेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर ये हम लोग को क्या करता था, ये जो हम लोग को अल्डोल बनता था, यहाँ पे फिर हम लोग क्या करते थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा हीट देते थे। हीट देने के बाद जो हम लोग को प्रोडक्ट बनता था जो फाइनली, वो हम लोग को क्या बनता था,
सो देखिए यहाँ पे तो CH3 बनेगा, फिर यहाँ से CH बनेगा, और वहां पे जो होता था यहाँ पे OH वाला, तो यहाँ पे हम लोग को क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड। और यहाँ पे क्या बन जाएगा हम लोग को CH, और वहां पे तो हम लोग को CH वो तो था ही, तो रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे साथ में क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को वाटर हम लोग को रिमूव हो जाता था बाहर, ठीक है। और इसको अगर हम लोग IUPAC नेम के तौर पर लिखना चाहे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो देखिए यहाँ पे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से ब्यूट, और 2 इन है तो यहाँ पे 2 इन, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 नंबर में हम लोग को क्या है, डबल बॉन्ड बन रहा है, तो इससे चलते 2 लिख करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये हम लोग को अल्डिहाइड है, और अल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, AL लिखते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम लोग इसका IUPAC नेम भी हो गया। तो हम लोग को जो फाइनल इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो हम लोग को क्या बनता है, ये। और ये रिएक्शन जो होता है वो हम लोग को किस में होता है, तो आप याद कर लीजिएगा, वहां पे जाइएगा अपना, तो वहां पे जो नेमिंग रिएक्शन आपको बताया गया था वहां पे अल्डोल कंडेंसेशन, तो वहां पर आप देखेंगे तो वहां पे आपको और बेटर तरीके से क्या हो जाएगा, समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे आपको पूरा मैकेनिज्म के साथ मास्टर वहां पे बताया होगा, समझ में। और अगर फिर भी अगर इसको समझने में आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो इसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर बनाकर आपको समझा दूंगा, ठीक है ना, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए इस तरह से हम लोग जाके आज का लेक्चर जो था वो हम लोग को सेट 3 का जो यहाँ पे कंप्लीट करना था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर कल मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, और उसमें हम लोग करेंगे सेट 4 का हम लोग सॉल्यूशन। वो भी बहुत आसान लगेगा आपको, जिस तरह से आपको सेट 1 सेट 2 और आज सेट 3 कंप्लीट हुआ है, उसी तरह हम लोग सेट 4 और सेट 5 को भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते जाएंगे चैप्टर वाइज, बता में, क्योंकि हम लोग को बोर्ड एग्जाम तो नजदीक आ गया है, और जब तक हम लोग पूरा तैयारी नहीं करेंगे तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, बात समझ में। चलिए, तो आपसे बस यही रहेगा कि आप हमारे चैनल से बने रहे, और जो भी बच्चे आज हमारे चैनल में नए आए होंगे आप इसे सब्सक्राइब करने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि हम यहाँ पे नए नए अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे, और जितना भी आपका बोर्ड एग्जाम को लेकर यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस बन पाएंगे मैं सभी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और फिर भी अगर आपको कुछ और हमसे कुछ मतलब कि लाभ लेना होगा या फिर किसी तरह का हेल्प लेना हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं, मैं उस टॉपिक पर आपका वीडियो जरूर बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसी बात पर हम यहाँ पे सभी को सह दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।